वेलकम 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 सीए इंटरमीडिएट के एफएम के प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम अपना एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, लाइव पढ़ेंगे या रिकॉर्डेड मोड पे पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मोड पे भी मिल जाएंगी। जिस भी मोड पे आप पढ़ेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे, रेगुलरिटी मेंटेन करके पढ़ेंगे और मेरे से इंटरैक्ट करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, चाहे आप किसी भी मोड पे पढ़ रहे हो। मैं 5 मिनट लूंगा, पहले बैच के बारे में थोड़ा कुछ बताऊंगा, फिर हम सीधा सीधा एफएम पढ़नी स्टार्ट करेंगे। आई होप यू ऑल मस्ट बी एक्साइटेड टू स्टार्ट द जर्नी, है ना। तो देखिए, पहली मेन बात यह है कि अगर हम बात करते हैं एफएम में आपको हम क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, तो एफएम में आपके पास 2 हार्ड कॉपी बुक्स आएंगी। और 2 हार्ड कॉपी बुक्स का मतलब ये है कि एक प्रैक्टिकल बुक होगी, एक थ्योरी बुक होगी। ठीक है जी, ये दोनों आपके घर पे डिलीवर की जाएंगी अगर आपने हार्ड कॉपी एनरोल कर रखा है हमारे पास। ये बुक्स अगर अभी हमारे पास वी आर शॉर्ट ऑफ बुक्स, क्योंकि ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आए हैं, तो वी आर रीप्रिंटिंग सम बुक्स। तो जिन बच्चों के पास नहीं पहुंची है, चिंता मत करो, 2-3 दिन में पहुंच जाएगी आपके पास। ठीक है जी। तो ये तो बात हुई हमारी हार्ड कॉपी बुक्स की। आपने कितने रजिस्टर्स बनाने, यानी कितनी कॉपी आपको बनानी चाहिए, तो मैं मेरे हिसाब से कम 2 कॉपीज़ बनानी चाहिए। कुछ बच्चे 3 कॉपीज़ भी बनाते हैं, उसका पर्पज़ भी मैं आपको बता दूंगा। जो 3 बनाते हैं उनकी लाइफ एंड में जाके थोड़ी सी सेफ हो जाती है। मैं समझाता हूँ कि क्यों। देखो, एक बनेगी नोट्स की कॉपी। ठीक है जी। नोट्स की कॉपी होनी चाहिए, लगभग लगभग 200 पेजेस के आसपास का एक रजिस्टर होना चाहिए। उसमें हम नोट्स लिखेंगे, हम हर चैप्टर में नोट्स लिखा करेंगे। मतलब मैं जो भी नई चीज़ आपको पढ़ाऊंगा उसके पहले नोट्स लिखवाऊंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा, पहले नोट्स लिखवाऊंगा फिर क्वेश्चन कराऊंगा। अब आप मुझसे पूछोगे ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए बेटा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे ना, तो आप नोट्स को पढ़कर जल्दी से चैप्टर को रिकॉल कर लोगे। आपको सब कुछ याद आ जाएगा कि सर ने क्या पढ़ाया था, कैसे पढ़ाया था, किस बारे में बात की थी, वो सारी बातें आपको याद आ जाएंगी। तो नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट रजिस्टर अलग बनेगा हमारा। शायद अभी आप लोगों के पास अलग रजिस्टर नहीं होगा, तो आज के लिए कोई बात नहीं, बट आज होमवर्क में आप इन नोट्स को कॉपी कर लीजिएगा स्पेसिफिक नोट्स वाले रजिस्टर में। और फिर एक होगा हमारा क्लास वर्क रजिस्टर, जिसे प्रैक्टिकल रजिस्टर कहता हूँ मैं। देखो, अब कुछ बच्चे क्लास वर्क और होमवर्क अलग अलग बनाते हैं, मुझे वो बच्चे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं इसका पीछे रीज़न भी बता देता हूँ कि ऐसा क्यों। देखो ना, आप मुझसे एंड में पूछोगे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, सर ऐसे क्वेश्चन बता दो जो यूनिक है, ऐसे क्वेश्चन बता दो जिन्हें रिवाइज करने से पूरा कोर्स रिवाइज हो जाएगा। तो मेरे लिए एक बड़ा आसान आंसर होता है, बेटा क्लास वर्क का पूरा रिवाइज कर लो। पता है क्यों? मैंने होमवर्क में दिए ही वो क्वेश्चन होंगे जो रिपीटेड होंगे। देखो मेरी बात को समझो, क्या मैं कोई नया, कोई यूनिक, कोई डिफरेंट क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा? नहीं। और अगर होमवर्क दे भी दूंगा, तो वो अगली क्लास में डाउट में आ जाएगा बच्चों का, वो मैं क्लास में करा दूंगा। तो यानी आपकी जो क्लास वर्क कॉपी होगी वो ही आपकी रिवीजन कॉपी होगी। पर अगर आप क्लास वर्क और होमवर्क दोनों एक ही कॉपी में करते हो, तो शायद आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से क्वेश्चन मुझे करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। क्या ये बातें समझ आ गई आपको, यानी क्या कहा? बहुत बढ़िया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नोट्स भी होंगे हमारे, क्लास वर्क रजिस्टर भी होगा। अब कुछ बच्चे क्लास वर्क होमवर्क का एक रजिस्टर बनाएंगे, उनकी भी अपनी इच्छा है, वो कर सकते हैं ऐसा। ठीक है जी। और हम पहले प्रैक्टिकल क्लासेस लेंगे, एंड में आपको थ्योरी क्लासेस पढ़ाएंगे। थ्योरी एंड में होगी, कोर्स के चैप्टर वाइज नहीं होगी, एंड में पूरे कोर्स की कराऊंगा। वही सही तरीका होता है, पहले कराने से थोड़ा सा कोर्स स्लो हो जाता है, और एंड तक आते आते आपको ना पूरी एफएम की नॉलेज होती है। तो थ्योरी स्पीड में चल पाती है, क्योंकि तब आपके पास सारे के सारे कंसेप्ट की पूरी नॉलेज होगी। ठीक है जी। मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ इस बैच में। मैं आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने वाला हूँ एमसीक्यू के रूप में। मैं आपको यूनिट टेस्ट देने वाला हूँ। यूनिट टेस्ट, देखिए एमसीक्यू तो हमारे पोर्टल पे ही, जैसे ही आप एबीसीडी टिक करोगे आपका आंसर वहीं चेक हो जाएगा। जैसे ही आपका टेस्ट खत्म होगा, आपको आपके मार्क्स भी पता लग जाएंगे। तो एमसीक्यू टेस्ट रियल टाइम टेस्ट है, वो उसी वक्त चेक हो जाएगा। यूनिट टेस्ट के हम आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। यूनिट टेस्ट का मतलब क्या होता है कि 2-2 चैप्टर, एक-एक चैप्टर, 3-3 चैप्टर के बने हुए टेस्ट हैं, वो आपको पहले ही दिख जाएंगे कि ये टेस्ट है। आप उस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे और धीरे धीरे करके अपने टेस्ट करते जाएंगे। ठीक है जी। बोलिए, मेरी बातें आपको समझ आ गई, मैंने क्या कहा? हाँ या ना? ये बात क्लियर है आपको सबको? कूल। तो हमारे यूनिट टेस्ट भी होंगे, और एंड में 2 फुल मॉक टेस्ट होंगे। और ये जो 2 फुल मॉक टेस्ट होंगे, ये मैं खुद चेक करता हूँ, ये इवेल्युएटेड होंगे, ये एंड में होंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे कब होंगे, तो जब भी आपका अटेम्प्ट होता है ना, जिस महीने में, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, किसी बच्चे का अटेम्प्ट जनवरी में होता है, किसी का अटेम्प्ट मई में होता है, किसी का अटेम्प्ट सितंबर में होता है। तो जब भी आपका एग्जाम आने वाला है, उससे लगभग 40 दिन पहले एक एग्जाम होगा, और उस 30 दिन पहले एक और एग्जाम होगा। तो मतलब बिल्कुल एंड में, जैसे सोचो अगर किसी का जनवरी एग्जाम है, तो उसका 30 नवंबर के आसपास, मतलब 28 नवंबर के आसपास एक एग्जाम होगा, और 8 दिसंबर के आसपास दूसरा एग्जाम होगा। इस तरीके से 2 एग्जाम्स आपके प्लान होंगे, मतलब आपके एग्जाम से पहले,
जिन्हें हम खुद चेक करके देते हैं। ये फुल टेस्ट आपके फुल कोर्स टेस्ट होते हैं हमारे, ठीक है जी। FM 50 मार्क्स का रहता है, कॉस्टिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए 100 मार्क का रहता है। और आपका अगला सवाल हो सकता है कि अगर आपको कभी डाउट हो तो आप मुझसे कैसे पूछेंगे? जो लाइव में आ रहे हैं वो तो लाइव में ही पूछ लेंगे, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हो। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर 4th या 5th क्लास में दे देता हूँ, पहली 4 क्लासेस में नहीं दूंगा, चौथी 5वीं क्लास में होपफुली मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उसे सेव कर लीजिएगा। फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या वॉइस नोट के थ्रू। कॉल आप ना करें, मैं कर लेता हूँ कॉल। अगर आपको कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चे को मैं समझा नहीं पाऊंगा वॉइस नोट के थ्रू या लिख कर, तो मैं आपको कॉल करके समझाऊंगा आपका डाउट, ठीक है जी। अगला सवाल है कि सर आपकी जो बुक्स हैं उसमें क्या क्या कवरेज है? हमारी जो बुक्स है उसमें स्टडी मटेरियल कवर्ड है, जो आपका ICI का स्टडी मटेरियल होता है उसके सारे रेलिवेंट क्वेश्चन कवर्ड है। RTP पिछले 8-10 साल की, मॉक टेस्ट पेपर्स पिछले 5-7 साल के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग पिछले 20 साल के कवर्ड है। तो मतलब ये सब कुछ, अच्छा इन सब में से रेलिवेंट पार्ट कवर्ड है। रेलिवेंट कहने का मतलब क्या होता है? देखिए रेलिवेंट कहने का मतलब है कि अगर कोई क्वेश्चन 3 बार आ गया, मान लो वो एक क्वेश्चन स्टडी मैट में भी, RTP में भी और प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आ गया, तो 3 बार नहीं लिखा होगा, वो एक ही बार लिखा होगा। समझ गए आप मेरी बात? अगर मान लो कि लेटर से पिछले एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया और वो क्वेश्चन पहले ही हमारी बुक में था क्योंकि वो RTP में था, वैसा सिमिलर क्वेश्चन था, फिगर्स बस डबल या हाफ थी, तो मैं दोबारा नया क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करूंगा, बुक को जबरदस्ती हैवी नहीं करूंगा। बुक में हर टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के 20 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि उस टाइप का 20 क्वेश्चन 20 बार आ चुका होगा क्वेश्चन, तो उतनी हैवी नहीं करेंगे बुक को। मेरी बात आपको समझ आ गई? लेकिन ये मैं पहले दिन ही प्रॉमिस आपको कर देता हूँ कि मैं आपको 100% कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, ये भी मेरा प्रॉमिस है। एंड 100% मैं आपको कवरेज दूंगा, यानी एग्जाम में आपको कुछ भी ऐसा फील नहीं होगा जो कि हमने कवर ना किया, वो मैं आपको 100% एग्जाम की कवरेज दूंगा। क्या मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? इस प्रॉमिस के साथ ही मैं हर साल बैच स्टार्ट करता हूँ और यही प्रॉमिस मैं हमेशा पूरा भी करता हूँ। अगर आप भी आए हैं मेरे पास पढ़ने तो इसी फेथ पे आए होंगे, क्योंकि आपके बड़े भाई बहनों ने, किसी दोस्त ने, किसी ने आपको ज़रूर ये बात गाइड करी होगी कि 100% कवरेज मिलेगी और जो आप पढ़ेंगे वो आपके एग्जाम में श्योरली काम आएगा। मैं फिर से एक बात बता दूं कि टीचर की जो असली पहचान होती है ना बेटा, वो उस दिन होती है जिस दिन आप एग्जाम हॉल से बाहर आते हो, क्योंकि तब आपको पता लगता है कि अच्छा क्या पढ़ाया था वो एग्जाम में, दिखा आपको कि नहीं दिखा, जो मैंने पूरे समय कहा, पूरी जर्नी में आपको कहा, क्या वो आपने एग्जाम में होता हुआ देखा या नहीं देखा। तब आपको टीचर की पहचान होती है। टीचर की पहचान क्लास में कितना मजाक चल रहा है या कितनी हंसी हो रही है उससे नहीं पता लगता। टीचर की असली पहचान है जब आप एक्चुअली में पेपर देने जाते हैं, और ये मेरा प्रॉमिस है। कोर्स में आप मुझे कभी कभी कोसोगे कि होमवर्क दे दिया, हमें इतना सारा होमवर्क दे दिया, हमें टेस्ट के लिए बोल दिया, डांट भी दिया कभी कभी, हो सकता है कि आपको दुख हो इस सब बातों से, लेकिन जिस दिन, ये प्रॉमिस है मेरा कि जिस दिन एग्जाम हॉल से बाहर आओगे उस दिन बेहद खुश होगे, उस दिन ब्लेसिंग्स दे रहे होगे, उसी दिन की इंपॉर्टेंस है, उससे पहले की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्या हम बातचीत स्टार्ट करें? एक बहुत अच्छा सवाल पूछा शिवांग ने कि सर क्या क्लास के नोट्स की सॉफ्ट कॉपी आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो देखिए नोट्स की सॉफ्ट कॉपी आपको नहीं मिलेगी, नोट्स आपको लिखने पड़ेंगे। मतलब मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा कि मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो देखिए 2 चीज़ें लिखूंगा मैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं नोट्स भी लिखूंगा अलग फ़ोल्डर में, और जो मैं सॉल्यूशंस लिखता हूँ वो भी लिखूंगा। तो जो मेरे हैंड रिटन सॉल्यूशन होंगे वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं नोट्स अपने हैंड रिटन आपको शेयर नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे सर? सर बाकी लोग तो देते हैं, बाकी लोग देते होंगे, मेरा किसी से कोई कंपैरिजन या कंपटीशन नहीं है। मैं नोट्स नहीं दूंगा क्योंकि मुझे लगता है जब तक आप नोट्स नहीं लिख रहे हो आप अच्छे स्टूडेंट नहीं बनोगे। अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स की अलग वैल्यू है बेटे। हर चैप्टर के नोट्स होंगे 5-6 पेजेस के, किसी के 8 पेजेस के। अगर वो अपने हाथों से लिखे हुए होंगे ना बेटे, एंड में आपको पूरा कोर्स रिवाइज करने में आधा समय लगेगा, किसी और के मुकाबले आपको आधा समय लगेगा। क्या मेरी बात समझे आप मैंने क्या कहा? यानी अगर आप नोट्स एंड में रिवाइज करोगे तो अपने हाथों से ही हो पाएंगे। प्लीज ना तो नोट्स खोइएगा, ना नोट्स किसी और से लिखवाइएगा, ना किसी और का प्रिंट आउट ले लीजिएगा, बिल्कुल नहीं। मैं भी अपने नोट्स नहीं दूंगा, कोई और अपने नोट्स किसी से शेयर मत करना, खुद लिखना क्लास में, ठीक है जी। क्योंकि जब खुद लिखे हुए नोट्स होंगे वही आपके एग्जाम में काम आएंगे। और मैं बता दूं, ये जो मेरे नोट्स हैं ये फाइनल में भी काम आएंगे, क्योंकि अभी आप मुझसे FM पढ़ने आए हो, 6-8 महीने बाद आप मुझसे AFM पढ़ने आओगे। तो जब AFM पढ़ने आओगे तो ये भी ध्यान रखना कि ये नोट्स की इंपॉर्टेंस है। मैं बोलता हूँ अपने इंटर वाले नोट्स रिवाइज करो अलग अलग चैप्टर से पहले, क्योंकि इन्हीं चैप्टर्स को एक्सटेंडेड वर्जन में फाइनल में पढ़ाया जाता है। तो ये नोट्स आपके काम आएंगे, कृपया करके इन्हें मत खोइएगा। और मैं एक बात बता दूं, फिर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा
कि मैं इतना पढ़ा देता हूँ बेटा एफएम के इंटर के लेवल पे ही कि आप अपने घर के आसपास कोई एमबीए का स्टूडेंट हो, कोई एमकॉम का स्टूडेंट हो, उन्हें पकड़कर एफएम पढ़ा देना, उतना पढ़ा दोगे आप। मेरे बच्चे उतना पढ़ा देते हैं। जैसे ही मैं एफएम ख़त्म करूँगा ना, किसी एमबीए वाले भैया दीदी को, किसी को नई एफएम समझ आ रही हो, बिठा के समझा देना, मेरे ही सारे एग्जाम्पल चिपका देना, सब समझ आ जाएगा। ठीक है जी। मेरे ही कितने स्टूडेंट्स तो कॉलेज पढ़ाने लग गए, एमबीए पढ़ाने लग गए मेरे से पढ़ने के बाद। तो उसी अप्रोच से आपने पढ़ना है, उसी अप्रोच को जानना है, बहुत बढ़िया तरीके से आपने कवर करना है। क्या हम स्टार्ट करें बेटा सिलेबस अब? ठीक है, शाबाश। तो ये तो बेसिक डिस्कशन था। अब हम मेन बात करनी स्टार्ट करते हैं, अपने कोर्स को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे जो कोर्स है उसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूँ वो भी डिस्कस करूंगा, बट पहले 2 मिनट के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट मैं बता दूं कि मुझे इतना पसंद क्यों है और क्यों इसका फ्यूचर है और ये क्या है। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम में ही सब कुछ छुपा है, पैसे को संभालने का वाला बंदा। अब पैसे को संभालने वाला बंदा, आपको लग सकता है सर पैसे को संभालने वाला बंदा कौन हो सकता है? बेटे बहुत काम करते हैं, हज़ारों फ़ील्ड्स हैं इसके अंदर, सब डोमेन्स हो सकती हैं, डोमेन, सब डोमेन बहुत हो सकती हैं। आपने 2-4 ख़ास का नाम सुना होगा कि जो फाइनेंस का काम करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बन सकते हैं, वो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की टीम में जा सकते हैं, वैल्यूएशन की टीम में जा सकते हैं, बिज़नेस वैल्यूएशन कर सकते हैं, साथ में कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की फ़ील्ड्स में जा सकते हैं, है ना? और अगर आप वो इन्वेस्टमेंट बैंकर के अंदर भी सब डिविजन्स हो सकते हैं, इक्विटी रिसर्च में जा सकते हैं, डेट स्ट्रक्चरिंग में जा सकते हैं, डेट की वैल्यूएशंस में जा सकते हैं। बहुत सारी अलग-अलग सब फ़ील्ड्स हो सकती हैं जिनके बारे में थोड़ा-थोड़ा मैं बताता रहूँगा सही-सही चैप्टर्स के साथ-साथ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है हम इन शॉर्ट इस इंटर के सिलेबस में ये पढ़ते हैं कि अगर ये एक कंपनी है तो उसके पास पैसे के कितने सोर्सेज़ हैं, मतलब कहाँ-कहाँ से उसके पास पैसा आ सकता है, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे डेट के बारे में, जैसे कि प्रेफ़रेंस शेयर कैपिटल के बारे में, जैसे इक्विटी के बारे में, जैसे रिजर्व्स एंड सरप्लस का पैसा आ सकता है। तो कंपनी के पास पैसा आता कहाँ-कहाँ से है उसके बारे में पढ़ेंगे। किस रेशियो में पैसा रेज़ करना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। इन सोर्सेज़ की कॉस्ट क्या होती है? मतलब अगर एक कंपनी लोन उठाती है तो उसका कितना रेट पे करती है, उसे कितना रेट फ़ील होता है, इक्विटी उठाती है कंपनी तो कितना रेट फ़ील होता है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। रेशियोज़ के बारे में पढ़ेंगे, अलग-अलग तरह की। हम फाइनेंशियल रेशियोज़, जैसे आपने बचपन में भी कुछ रेशियोज़ पढ़ी होंगी शायद, अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी है तो आपने बचपन में थोड़ी बहुत रेशियोज़ पढ़ी होंगी, बट वो आप भूल जाना क्योंकि मैं स्क्रैच से एकदम नए तरीके से रेशियोज़ पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है जी। फिर इसके बाद हम कैपिटल बजटिंग के बारे में यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में पढ़ेंगे। यानी ये जब पैसा आ गया तो ये पैसा लगाया कहाँ जाए, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ में बिज़नेस को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करनी पड़ती है। शॉर्ट टर्म पैसे को मैनेज करना पड़ता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर एक कंपनी ने देखो पैसा लाई कंपनी, पैसे को लगाया कंपनी ने, फिर पैसे से अर्निंग करी होगी, फिर उस अर्निंग में से कितना डिविडेंड बाँटना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। डिविडेंड डिसीजन के बारे में पढ़ेंगे। यानी इन शॉर्ट आपको ये बात समझ आ रही है कि हम इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में, हम पूरे के पूरे कोर्स में पैसे के आने और इन्वेस्ट होने और फिर उससे कमाई जो आएगी उसे कहाँ बाँटना है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो पढ़ेंगे ही सिर्फ पैसे के बारे में, कंप्लीटली पैसे के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि हम सब लोग पैसे को बहुत प्यार करते हैं, करना भी चाहिए। कितने बच्चे पैसे को प्यार नहीं करते हैं? झूठ मत बोलो, ठीक है? पैसे को प्यार सब करते हैं और करना भी चाहिए, ठीक है जी? देखो, मैं एक बात मानता हूँ, पैसा सब कुछ नहीं है दुनिया में, लेकिन बहुत कुछ है, ये बात समझना। बहुत कुछ है पैसा, है ना? सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ तो ज़रूर है। क्या ये बात समझ गए आप मेरी? कूल मैन। चलिए, बच्चे कह रहे हैं कि हम इतनी बातें समझ चुके हैं, बहुत बढ़िया। अब हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये तो हुआ बहुत बेसिक सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया मैंने, क्योंकि इस इंट्रोडक्शन को, मेरी एक बात बताऊं मैं, ये इंट्रोडक्शन ना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, जब मैं थ्योरी स्टार्ट करूंगा तब दूंगा इंट्रोडक्शन। क्यों? तब आप ये सारे चैप्टर पढ़ चुके होंगे और तब मैं बताऊंगा कि देखो हमने ये सब पढ़ा, तब आप उसे रिकलेक्ट करके बेटर तरीके से अपने माइंड में स्टोर कर पाओगे। अभी मैं जो बताऊंगा आपको इनमें से ज़्यादातर चीज़ें पता नहीं है, तो ऐसे इंट्रोडक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना? थोड़ा सा जितना बेसिक आपको जानना चाहिए था मैंने वो बता दिया। आइए, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा इस करिकुलम का आज का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है लिवरेजेस। ठीक है जी। हम बात करेंगे लिवरेजेस के बारे में। तो लिवरेजेस क्या होता है? बेसिकली ये एक मेजर ऑफ रिस्क होता है। ये क्या होता है? अब आप नोट्स में लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। इससे पहले वाला लिख लिया तो कोई बात नहीं,
नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं, अब लेकिन नोट्स कॉपी में लिखना स्टार्ट करिएगा, क्योंकि अब मैं आपको नोट्स पढ़ाने लगा हूँ। ठीक है जी। लिवरेजेस के बारे में पढ़ेंगे। अब ये लिवरेजेस क्या होती हैं, इस तक पहुंचने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे। आइए लिखना स्टार्ट करिए आप मेरे साथ। कंसेप्ट्स। मैं पूरे कोर्स को छोटे छोटे कंसेप्ट्स में बांट देता हूं। ठीक है जी। मैं पूरे कोर्स को एक छोटे छोटे कंसेप्ट्स में बांट देता हूं। तो देखिए, पहला कंसेप्ट क्या है भैया, एफएम का बेसिक तो यही है कि पहले हमें इनकम स्टेटमेंट आनी चाहिए। आइए मेरे साथ आप इनकम स्टेटमेंट बनाइए और मुझे बताइएगा कितने बच्चों को ऑलरेडी इनकम स्टेटमेंट बनानी आती है। कितने बच्चों को ये स्टेटमेंट ऑलरेडी बनानी आती है, जरा जल्दी से मुझे बता दो। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, हाँ जी। इनकम स्टेटमेंट हमें ये बताती है, देखिए आप ये देखिएगा कि मैंने इधर थोड़ा पेज खाली छोड़ा है ना। तो आप बिल्कुल उसी तरीके से नोट्स बनाया करो जैसे मैं बना रहा होता हूँ, बिल्कुल पोजिशनिंग को भी देखकर। ठीक है, क्योंकि हर चीज नपी तुली है बेटे। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखेंगे अमाउंट, यहाँ लिखेंगे रुपीस। सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स। मेरी बातों को समझिएगा जरा। देखिए बेटे, सेल्स का मतलब क्या होता है? सेल्स का मतलब हुआ हमने कितने का सामान बेचा। सेल्स का मतलब तो यही हुआ हमने कितने रुपए का सामान बेचा, करेक्ट। अब सेल्स में से सबसे पहले हम माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट को। देखिए, जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो जो बचता है वो प्रॉफिट नहीं होता, उसे बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। सर इसे कंट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस नहीं हुई है। तो मतलब मैं ये कहूंगा कि ये आधा टॉपिक है, मतलब बेसिकली आधा प्रॉफिट है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये अभी क्या है, आधा प्रॉफिट है। क्या मेरी बात आप समझे मैंने क्या कहा? मैं दोबारा दोहराता हूँ। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले लिखा जाता है सेल्स कितनी की है। सेल्स में से वेरिएबल खर्चे हटाओ। अब आप मुझसे पूछो वेरिएबल खर्चे क्या होते हैं, तो बेटा वेरिएबल खर्चों का मतलब होता है वो खर्चे जो हमारे अभी प्रोडक्शन को बनाने के लिए साथ साथ चलते हैं सेम रेशियो में। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं बोलूँ कि मान लेते हैं मैं टी शर्ट बनाता हूँ। अब अगर मैं टी शर्ट बनाकर बेचता हूँ तो जितनी ज़्यादा टी शर्ट बनाऊंगा उतना कपड़ा, धागा, बटन, लेबर, जो सिलाई वाली लेबर है वो ज़्यादा लगेगी। जल्दी बताओ बेटे। जब मैं ज़्यादा शर्ट सिलूंगा कपड़ा ज़्यादा लगेगा, धागा ज़्यादा लगेगा, बटन ज़्यादा लगेंगे। ये वेरिएबल खर्चा है, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। जो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगी उसी रेशियो में ये खर्चा बढ़ेगा। रिपीट करो मैंने क्या कहा। वेरिएबल खर्चा वो है जो सेम रेशियो में बढ़ता है जिस रेशियो में आउटपुट बढ़ेगी। ये बात जाननी इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये यूज होगा, ये कंसेप्ट यूज होगा, ये नॉलेज यूज होगी कि वेरिएबल कॉस्ट सेम रेशियो में बढ़ानी है। मान लो किसी क्वेश्चन में वो कहेगा कि हमारी सोल्ड यूनिट डबल हो गए, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर सोल्ड यूनिट डबल हो गए तो वेरिएबल कॉस्ट भी डबल हो जाएगी, क्योंकि वेरिएबल खर्चे भी डबल हो जाएंगे। अगर मान लो पहले मैं 10,000 यूनिट बनाकर बेचता था, बाद में मैं 12,000 यूनिट बनाकर बेचने लगा, तो अगर मेरे यूनिट 20% बढ़ गए तो मेरी वेरिएबल खर्चे भी 20% बढ़ जाएंगे, क्योंकि वेरिएबल खर्चे भी उसी रेशियो में बढ़ेंगे। क्या ये बात आपको समझ आई मैंने क्या कहा? यानी जिस रेशियो में हमारे सेल बढ़ती है, जिस रेशियो में सोल्ड यूनिट बनते हैं, प्रोड्यूस यूनिट बनते हैं, उसी रेशियो में हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है। फिर आएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से माइनस हो जाता है फिक्स्ड कॉस्ट। बेटा फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि प्रोडक्शन के रेशियो में नहीं चेंज होती, जो प्रोडक्शन की रेशियो में चेंज नहीं होती, इसका कोई लेना देना नहीं है प्रोडक्शन से। जैसे रेंट। अब एक बात बताओ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। रेंट जो है वो तो उतना ही रहेगा। मतलब अगर मैं 10 शर्ट्स बनाऊं या मैं 20 शर्ट्स बनाऊं या मैं 30 शर्ट्स बनाऊं, मैं जितनी भी शर्ट्स बनाऊं, मेरा रेंट उतना ही जाएगा जितना पहले जाता था। क्या ये बात आपको समझ आई मैंने क्या कहा? मेरा रेंट उतना ही जाएगा जितना पहले जाता था। क्या ये बात क्लियर है आपको? सो इसलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर मेरी सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट में जो अंतर है, फिक्स्ड कॉस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, रेशियो वाइज सेम सेम रहेगी। मतलब आप ये मानो कि ये प्रपोर्शनेटली चेंज होगा लेकिन ये प्रपोर्शनेटली चेंज नहीं होगा। फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, लॉन्ग टर्म में बढ़ सकती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर अगला साल आ जाएगा तो नेक्स्ट ईयर में डेफिनेटली वो कॉस्ट चेंज हो जाएगी, रेंट बढ़ सकता है, लेकिन वो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं हो रहा। मतलब डेफिनेशन क्या है, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ, एक अगले पेज पे आप डेफिनेशन लिख सकते हो। तो वेरिएबल कॉस्ट की क्या डेफिनेशन होगी बताओ? वेरिएबल कॉस्ट होगी इट वेरीज इन प्रपोर्शन विद प्रोडक्शन, इन प्रपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जिस रेशियो में प्रोडक्शन होगी उस रेशियो में ये चेंज होगी। जबकि फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है?
इट डज नॉट चेंज विद प्रोडक्शन, इट डज नॉट वेरी विद प्रोडक्शन, वेरी मतलब चेंज होना, वेरी विद प्रोडक्शन मतलब ये प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज नहीं होगी। जैसे इधर एग्जांपल आप ले सकते हो रेंट का, जैसे मैनेजर की सैलरी का। अब मैनेजर की सैलरी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती, मैनेजर की तो फिक्स सैलरी जाएगी, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, ज्यादा हो या कम हो, मैनेजर की सैलरी तो उतनी ही जाएगी। क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? पक्की बात है? तो लिख लिया करो बेटा, ये बातें लिखा करो, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। जो भी मैं लिख रहा हूँ नोट्स में वो सब आप कॉपी किया करो, ठीक है ना? हाँ जी, विजिबिलिटी ठीक है ना सबको? ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। तो हमें वेरिएबल खर्चा, फिक्स खर्चा समझ आ गया। अब देखो, अगर मैं सेल में से वेरिएबल खर्चा हटा दूं, फिक्स खर्चा हटा दूं, तो जाके मेरे पास प्रॉफिट आता है, और इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं ईबीआईटी। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लिखिए जरा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसे प्यार से बोलेंगे आज के बाद हम ईबीआईटी। ये पूरी एफएम में काम आएगा, ये पूरी की पूरी एफएम में ईबीआईटी काम आएगा आपके, ठीक है ना? तो इसे बोलते हैं ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस होगा, क्योंकि इंटरेस्ट पहले माइनस होता है, क्योंकि इंटरेस्ट बाहर वाले लोगों को जाना होता है। और जब इंटरेस्ट चला जाता है तो आ जाती है अर्निंग बिफोर टैक्स। अब बच गया अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी अभी टैक्स नहीं गया है, इसे बोलेंगे ईबीटी, जब हम इंटरेस्ट माइनस कर चुके होंगे, ठीक है? अब अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस हो जाएगा, जो भी गवर्नमेंट का रेट होगा 30%, 20%, 40%, जो भी रेट होगा हम वो माइनस कर देंगे, सरकार को टैक्स दे देंगे। ठीक है जी, बोलिए यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? इज इट क्लियर? तो हम यहाँ पे टैक्स माइनस कर देंगे। अब जब अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा जी। इसे बोलते हैं ईएटी, इसे कुछ लोग पीएटी भी बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बोलते हैं। अर्निंग आफ्टर टैक्स बोलो या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलो, एक ही बात है। बोलिए, ये बात भी आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? राइट। अब इसके बाद क्या आएगा? देखिए, इसमें से पहले माइनस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड जब माइनस कर देते हैं, क्योंकि पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, पता है ना आपको ये बात? बेटा, अगर इक्विटी को डिविडेंड पहले नहीं देते, पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड देते हैं, उसके बाद बचा तो इक्विटी को डिविडेंड देते हैं, यानी इक्विटी हमेशा लाइन में सबसे आखिर में खड़ा होता है। लाइन में हमेशा इक्विटी सबसे लास्ट में खड़ा होता है। क्या ये बात भी समझे आप? कूल। तो ये हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया। अब जब इसे भी माइनस कर देंगे ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड, तो बचेगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स। देखिए क्या नाम लिखा मैंने, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स, यानी इक्विटी शेयर्स को क्या मिल रहा है, इसे बोलते हैं ईएईएस। इसे प्यार से पुकारते हैं हम लोग ईएईएस, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स। क्या ये बात आपको समझ आ गई बेटे मैंने क्या कहा? बोलिए, क्लियर है इतनी बात? ये आया ईएईएस, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स। अब ईएईएस को अब आप डिवाइड बाय कर दीजिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यानी अगर हम इसे डिवाइड बाय एन कर देते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगी अर्निंग पर शेयर।
यानी हमारे पास ईपीएस आ जाएगा, यानी हमारे पास ईपीएस आ जाएगा, यानी अर्निंग पर शेयर आ जाएगी। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? यानी इसका मतलब ये होता है कि हर एक इक्विटी शेयर के लिए हमने क्या कमाया है। आइए स्टेटमेंट को एक बार जरा गो थ्रू करते हैं दोबारा से और फिर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, फिर डिटेल में। अभी तो खाली लिखवाई है, समझाई नहीं है ना। देखिए बेटे, मैंने अभी तक आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया। मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया कि देखिए, जब हम बिजनेस में सेल करते हैं तो सेल में से सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट जो कि हमारी प्रपोर्शनेट होती है प्रोडक्शन के साथ साथ, यानी अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ये खर्चा भी बढ़ेगा, अगर प्रोडक्शन घटेगी तो ये खर्चा भी घटेगा। इसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, आपको मैं एक बात बताऊं, वेरिएबल कॉस्ट से डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो बेटे तभी लगेगी जब प्रोडक्शन होगी। आपको मैं सच्चाई बताऊं, डर किस कॉस्ट से लगता है? डर लगता है फिक्स्ड कॉस्ट से। डर किस कॉस्ट से लगता है बेटे? फिक्स। पता है क्यों? सुनो मेरी बात। डर हमेशा फिक्स कॉस्ट से लगता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो तब भी होती रहेगी जब प्रोडक्शन ना हो रही हो। एक बात और, कोविड आया था, याद है? अब तो बहुत साल हो गए, लेकिन आई होप कि आपको थोड़े थोड़ा याद होगा उस टाइम का। याद है कुछ? एक बात और, जब कोविड आया था तो बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा परेशान क्यों हो गए थे, रोने क्यों लगे थे, परेशान क्यों होने लगे थे? क्यों? क्योंकि उनके बिजनेस बंद थे। जैसे मानो मेरी मिठाई की दुकान हो, मान लो, ऐसे है नहीं, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। मान लो मेरी मिठाई की दुकान है, तो मेरी मिठाई की दुकान में मैं सेल नहीं कर पा रहा हूँ, मिठाई नहीं बिक रही है, तो मैं प्रोडक्शन भी नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा, एक बात बताओ, तो मेरा सामान भी तो खर्च नहीं हो रहा होगा क्या? मेरा बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा होगा उस वक्त? आप मुझे ज़रा जल्दी जल्दी रिप्लाई करो एक बारी ज़रा। अगर मान लो मेरी मिठाई की दुकान है और मेरी मिठाई नहीं बन रही है, फैक्ट मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो क्या मेरा बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा होगा? नहीं। क्या एसी बिना मतलब के चल रहे होंगे हमारी शोरूम, मतलब बेसिकली हमारी शॉप पे? नहीं। क्या हमारी फैक्ट्री, हमारी शॉप में खोया आ रहा होगा, चीनी खर्च हो रही होगी, बेसन खर्च हो रहा होगा, घी खर्च हो रहा होगा? नहीं। अरे भाई, मिठाई नहीं बन रही तो काय बात का खर्चा? बोलो हाँ या ना। ये बात समझ आई? तो क्या मैं उस वक्त वेरिएबल खर्चे को देख कर डर रहा हूँ? नहीं, वेरिएबल खर्चा तो हो ही नहीं रहा होगा ना जब प्रोडक्शन नहीं हो रही। लेकिन मैं रोज परेशान किसको देख के हो रहा हूँ बताओ? फिक्स्ड खर्चों को देख के। क्यों? क्योंकि अगर मेरी जगह किराए पे थी तो मुझे रेंट तो देना पड़ रहा होगा। अगर मेरे मैनेजर्स वगैरह अपॉइंटेड थे तो उनकी सैलरी तो जारी होगी, हाँ या ना? तो मुझे फिक्स खर्चों से डर लगता है। अगर मैंने किसी से इंटरेस्ट पे पैसा लिया तो मुझे इंटरेस्ट तो देना पड़ रहा होगा उसका, हाँ या ना? तो मुझे डर किस खर्चे से लग रहा होगा? आप मुझे सोच के बताओ, वेरिएबल खर्चे से या फिक्स खर्चे से? फिक्स्ड खर्चे से। हमेशा फिक्स खर्चे से डर लगता है, और फिक्स खर्चा ही मेजर ऑफ रिस्क होता है। मैंने आपको बताया था ना, लिवरेज में हम क्या नापना सीखेंगे? मेजर ऑफ रिस्क। मेजर ऑफ रिस्क और रिवॉर्ड भी देखेंगे। तो वो बेसिकली फिक्स्ड खर्चों की वजह से ही होता है। तो इसीलिए मैं आपको फिक्स खर्चे पे माइंडसेट अपना करना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए एक बार पहले स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं। सेल में से वेरिएबल खर्चे हटे तो बचेगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड खर्चे हटे तो बचा ईबीआईटी, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट जाएगा, फिर टैक्स जाएगा, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा, फिर एंड में जो बचा वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाएगा। तो जितना भी इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई है उसे डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दो, तो पता लग जाएगा हर एक इक्विटी शेयर को कितना पैसा मिलेगा। इसे बोलते हैं ईपीएस। अब ये पैसा जरूरी नहीं है कि शेयर होल्डर के हाथों में चला जाए। देखो मेरी बातों को समझो। अब इसके भी दो हिस्से हो सकते हैं। इसमें से कुछ हिस्सा डिविडेंड पर शेयर में जा सकता है। डिविडेंड पर शेयर का मतलब जितना पैसा हमने हर शेयर पे दे दिया उसे डिविडेंड बांट दिया, और बाकी का पैसा रिटेन्ड अर्निंग में जा सकता है। बाकी का पैसा रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर में भी जा सकता है। मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? हर शेयर का कितना पैसा कंपनी ने अपने पास रख लिया सेव करके, यानी दिया नहीं है, बांटा नहीं है शेयर होल्डर को। क्या ये बातें भी क्लियर हो गई आपको मैंने क्या कहा? यानी मैं यूं कहूं कि रिटेन्ड अर्निंग वो पैसा है जो कंपनी ने कमाया और शेयर होल्डर को बांटा नहीं, रख लिया फ्यूचर के लिए। एक बात बताओ, हम भी अपने घर में जो पैसा कमाते हैं, आपके भी पेरेंट्स जो पैसा कमाते हैं, क्या सारा खर्च देते हैं? क्या सारा आप पे लगा देते हैं, घर पे लगा देते हैं? नहीं, पैसा बचाते हैं, सेविंग्स करते हैं ना, वही रिजर्व्स होते हैं। क्योंकि वो फ्यूचर ग्रोथ के लिए होते हैं। वो पैसा वो लोग स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, प्रॉपर्टीज में, एफडी में लगाते होंगे, कहीं ना कहीं गोल्ड में, ताकि वो पैसा ग्रो करे। वो उनकी इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे ही कंपनी भी करती है। कंपनी भी कमाई में से कुछ पैसा रिटेन कर लेती है और कुछ पैसा शेयर होल्डर्स को बांट देती है डिविडेंड के रूप में। इसके लिए भी हम एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे डिविडेंड डिसीजन के नाम से। यहाँ तक स्टेटमेंट क्लियर है? क्लियर है? अब मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ इसी स्टेटमेंट को लेके। देखिए, ये जो फिक्स्ड खर्चा है, ये जो यहाँ पे आता है, इस खर्चे को बोलते हैं बेटा ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। देखो,
ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कहने का मतलब होता है कि ये मुख्य बिजनेस करने की फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी ये फिक्स्ड कॉस्ट इसलिए लग रही है क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर हम बिजनेस ना कर रहे होते तो ये फिक्स्ड कॉस्ट भी ना हो रही होती। बेसिकली ये बिजनेस को चलाने की फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे रेंट, जैसे मैनेजर की सैलरी, ये इसीलिए ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। क्या ये वर्ड समझे आप मैंने क्या कहा? ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग मतलब मुख्य बिजनेस करने का खर्चा, फिक्स्ड वाला। अच्छा, एक बात बताना सर, क्या वेरिएबल कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है? वेरिएबल कॉस्ट भी ऑपरेटिंग है, पर वो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। वो है वे ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिजनेस करने का खर्चा है वो, लेकिन बिजनेस करने का फिक्स्ड खर्चा नहीं है। क्या मेरी बात समझ गए आप मैंने क्या कहा? कूल। अब हम इससे आगे चलते हैं। अब देखिए मेरी बात, अगर अब मैं आपको ये बोलूं कि यार इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड भी फिक्स्ड कॉस्ट है, तो क्या आप हैरान हो जाओगे? देखो आपको पता है इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड का भी फिक्स्ड रेट होता है, तो ये दोनों भी फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट हैं। सर ये क्या मतलब हुआ फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट कहने का? बेटा ये दोनों फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट हैं, इसका मतलब ये दोनों फिक्स्ड खर्चे हैं, लेकिन ये ऐसे नेचर के फिक्स्ड खर्चे हैं जो फाइनेंस की वजह से दिए जा रहे हैं, मुख्य बिजनेस की वजह से नहीं दिए जा रहे। अब यहाँ पे मेरा और आपका विवाद हो सकता है। अब मैं आपको फाइनेंस के एक टॉपिक पे डीप डाइव कराऊंगा और आप में से कुछ बच्चे मुझसे डिसएग्री करेंगे, लेकिन एंड में अग्री करेंगे अगर समझ गए पूरी बातचीत मेरी, अगर पूरी बात ध्यान से सुनी। बट शुरू में शायद डिसएग्री करें। आइए डिस्कशन करते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या ये खर्चे बिजनेस के हैं? मुझे सोच के बताओ, क्या ये खर्चे बिजनेस के हैं? क्या इंटरेस्ट, अच्छा एक देखो, इंटरेस्ट तो फिक्स रेट पे जाता है, सबको पता है। कितने बच्चों को पता है कि इंटरेस्ट फिक्स रेट पे जाता है? सबको पता है कि इंटरेस्ट का पहले ही एक रेट डिसाइडेड होता है, 8%, 9%, 7%, जो भी होगा उतने रेट पे जाएगा। आपको पता है प्रेफरेंस डिविडेंड भी फिक्स रेट पे जाता है। प्रेफरेंस डिविडेंड का भी रेट फिक्स्ड होता है, पता है ना? इक्विटी के डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता। इक्विटी के डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता, तो इसलिए इसे फिक्स खर्चा नहीं माना। ये दो या ना दो आपकी मर्जी होती है। क्या एक बात है ना, इक्विटी डिविडेंड देना जरूरी होता है? क्या कंपलसरी होता है? क्या उसका कोई फिक्स रेट डिफाइन है? क्या कंपनी के ऊपर उसकी टेंशन होती है कि उन्हें देना है? नहीं, नहीं, नहीं। इक्विटी डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड देना कंपलसरी होता है, फिक्स्ड होता है। करेक्ट? तो ये दोनों फिक्स्ड खर्चे हैं, इन्हें बोलते हैं फाइनेंशियल फिक्स खर्चे। अब मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूं कि इसे फाइनेंशियल फिक्स खर्चे क्यों कहते हैं। बेटा इसे फाइनेंशियल फिक्स खर्चा इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये खर्चे इसीलिए पे हो रहे हैं क्योंकि हमने फाइनेंस किसी और से ले रखा है, लोन किसी और से ले रखा है, पैसा किसी और का ले रखा है। एक बात बताओ, इंटरेस्ट कब देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं जब हमने किसी से लोन ले रखा हो, डेट उठा रखी हो, डिबेंचर्स इशू कर रखी हो। तो अगर हमने किसी और से पैसा ले रखा है उधार पे, इसलिए हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। हमने किसी और का प्रेफरेंस शेयर लगा रखा है, प्रेफरेंस शेयर का पैसा ले रखा है, इसलिए उसे प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहे हैं। इसलिए इन दोनों को फाइनेंशियल फिक्स्ड खर्चा कहते हैं। ये मुख्य बिजनेस का फिक्स खर्चा नहीं है बेटे, ये दोनों ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, ये दोनों फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है, पैसे की फिक्स्ड कॉस्ट है, बिजनेस की फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। कितने बच्चे मानते हैं कि ये बिजनेस की फिक्स्ड कॉस्ट है? चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, फिर बात करेंगे उसके इसी के बारे में। पहले मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ, आप ये एग्जांपल ना भी कॉपी करें तो आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, मैं आपको बोलता हूँ दो लोग हैं ए और बी, ठीक है। मैं पहले बी की कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। बी के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, बी बिजनेस खोलना चाहता था। बी के पास मान लो इक्विटी थी 10 लाख रुपीस की, तो उसने लोन उठा लिया 40 लाख रुपीस का, वो भी 10% के रेट पे। अब उसके पास टोटल कैपिटल हो गई 50 लाख। क्या ये बात आपको समझ आ गई? अब ये टोटल 50 लाख उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। उसने कहा चलो बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, कोई दुकान खोल ली या कोई बस खरीद ली। चलो एक काम करते हैं, बस खरीद ली उसने, यहां तक समझ आया? 50 लाख की बस खरीद ली और बस चलवाने लगा ड्राइवर रख के। बस का भी एक बिजनेस होता है ना, ट्रांसपोर्ट बिजनेस होता है। तो बी ने अपना ट्रांसपोर्ट बिजनेस खोल लिया। यहां तक क्लियर है सबको? बट 50 लाख उसके पास कहां से आए हैं? 40 लाख लोन्स के थे, 10 लाख उसके अपने थे। अब मुझे एक एग्जाम बात बताना जरा, अब बस चलती है बढ़िया, बस में लोग बैठते हैं, बस से टिकट की सेल होती है। मान लो 1 साल में 1 करोड़ रुपए की टिकट बिक जाती है। अब 1 करोड़ की टिकट में वेरिएबल खर्चा भी हो जाता है 60 लैक्स का। वेरिएबल खर्चा कैसे होगा? डीजल लगेगा, है ना,
खर्चे होते होंगे, चलो इसे खर्चा कम कर देते हैं थोड़ा, मान लो वेरिएबल खर्चा हो जाता है 30 लैक्स का। अब बताओ जी, उसे कंट्रीब्यूशन कितने का होता है, 70 लैक्स का। अब कंट्रीब्यूशन में से वो फिक्स खर्चे भी देता है, जैसे कि ड्राइवर की सैलरी देता है ना, बस की मेंटेनेंस का खर्चा देता है, कुछ फिक्स खर्चे उसने एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ले रखी है, चार्ज ले रखा है किसी कंपनी से, बस की इंश्योरेंस ले रखी है, तो वो सब में उसके 25 लाख खर्च हो जाते हैं मान लो। तो अब आपके पास कितना पैसा बचता है ये बताओ। ठीक है जी, 45 लाख बच जाती होगी आपके पास EBIT। यहां तक आप मेरे साथ साथ चल रहे हो, बिल्कुल समझ आ रहा है आपको, सुनती बताओ बेटे, क्लियर है ये, कूल। तो अब इसमें से अब क्या इसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिल्कुल सर 40 लाख का 10% लोन ले रखा था, तो 4 लाख रुपए का ब्याज भी चुकाना पड़ेगा, मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब जब आप इंटरेस्ट दोगे तो आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स 41 लाख बचेगी, 41 लाख बचेगी तो टैक्स थोड़ा कम जाएगा, मान लो 30% टैक्स है। जल्दी से निकालो जरा टैक्स कितना होता है, जल्दी बताओ चैट पे मुझे, और ग्रुप चैट पे बताया करो, इंडिविजुअल चैट पे नहीं, मैं ग्रुप चैट से ही पढ़ रहा हूँ आपकी, है ना। बताइए जी इसका 30%, फिर हम आ जाएंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स पे। बताओ बताओ कितना आया, 123, मतलब 12,30,000 है ना। और बचा कितना बेटे फिर, सब एक ही चीज निकालने लग गए फिर, उत्तर भी तो बताओ, माइनस करके इक्वल टू दबाओ, कैलकुलेटर पे माइनस दबाओ फिर इक्वल टू दबाओ, 287,0, 28,70,000, ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गई। ठीक है जी, अब मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। एक बात बताइए, ये खर्चा तो बिजनेस का खर्चा था, जैसे अगर एक बात बताओ, आपको ड्राइवर की सैलरी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी, आपको मेंटेनेंस का खर्चा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो वो तो कंपलसरी खर्चे थे। लेकिन ये जो इंटरेस्ट का खर्चा है, क्या ये बिजनेस का खर्चा था या ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अब कुछ लोग मुझे कहेंगे कि सर ये है तो बिजनेस का ही खर्चा, क्योंकि अगर लोन ना लिया होता तो बिजनेस ही ना होता। देखो बात तो सही कह रहे हो, बात तो सही कह रहे हो। कितने बच्चे, अच्छा हाथ उठाते हैं, कितने बच्चे मानते हैं कि सर ये बिजनेस का खर्चा है, ऐसे हाथ उठाओ जल्दी से, रेस करो हैंड्स। ईमानदारी भी कोई चीज बची है जीवन में, बताओ जी। काफी सारे बच्चों ने हाथ उठाया जिन्हें लगता है कि ये बिजनेस का खर्चा है, बिल्कुल ठीक बात है कि ये बिजनेस का खर्चा है, ऐसा आपको लगता है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। किसी का एक जुड़वा भाई है, उसका नाम है ए, जैसे इसका नाम था बी, लेकिन वो अमीर है। अब उसने क्या किया, पूरे के पूरे 50 लाख रुपए की इक्विटी ले ली, उसके पास 50 लाख थे, उसने पूरी बस खुद से खरीदी, सेम बिजनेस खोला उसने भी कंपटीशन में। अब उसकी भी बस की जो टिकट्स हैं वो 1 करोड़ रुपए की बिकती हैं। अब मान लो कि उसकी भी वेरिएबल कॉस्ट ड्राइवर वगैरह की सैलरी 30 लाख है, क्योंकि सेम बिजनेस कर रहा है ना, बिल्कुल आइडेंटिकल बिजनेस कर रहा है। उसका भी कंट्रीब्यूशन 70 लाख है। अब उसकी भी फिक्स्ड कॉस्ट 30 लाख है, नहीं 25 लाख है। अब उसकी भी EBIT 45 लाख है, लेकिन उसका इंटरेस्ट 0 है। अब EBT 45 लाख है, अब उसका टैक्स ज्यादा जाएगा, बताओ थोड़ा सा टैक्स ज्यादा क्यों जा रहा है, क्योंकि उसने इंटरेस्ट नहीं दिया। जब इंटरेस्ट दोगे तो इंटरेस्ट पे टैक्स बचेगा, क्योंकि इंटरेस्ट पहले चला जाता है तो टैक्स कम हो जाता है, अब तो टैक्स थोड़ा ज्यादा जाएगा। कितना जाएगा बताओ जरा जल्दी से, अब बताओ, एक तो इतने ढीले हो जाते हैं बच्चे, 13,50,000 रुपये टैक्स जा रहा है। और बचेगा क्या, EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, जल्दी से बताइए बेटा कितना बचेगा। आपने कहा 31,50,000 रुपीज बचेगा, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो यानी आपको ये बात भी समझ आ गई कि इंटरेस्ट यहां नहीं गया और ये फिक्स्ड कॉस्ट है। अब मेरा एक आपसे सवाल है, उन लोगों से सवाल है जिन्होंने कहा था कि इंटरेस्ट बिजनेस का खर्चा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, मिस्टर ए ने सेम बिजनेस किया और बिल्कुल आइडेंटिकल बिजनेस किया, लेकिन मिस्टर ए के बिजनेस में तो इंटरेस्ट नहीं गया। इसका मतलब क्या इंटरेस्ट बिजनेस करने की वजह से गया था, मुझे बताना। क्या इंटरेस्ट बिजनेस करने की वजह से गया था, द आंसर इज नो। बेटा इंटरेस्ट इसीलिए किया गया
क्योंकि हम बिजनेस करना चाहते थे लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं थे। मैं सच्चाई बताऊं तो इंटरेस्ट एक गरीबी का खर्चा है। मेरे को बिजनेस खोलना है, मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं ब्याज पे पैसे ले रहा हूँ और बिजनेस खोल रहा हूँ। तो वो जो ब्याज का पैसा जा रहा है वो तो मेरा खर्चा है, क्योंकि मुझे देना है। अब भारत सरकार बड़ी अच्छी है कि उस पर इंटरेस्ट कॉस्ट पे टैक्स बेनिफिट दे देती है, आप उसे इंटरेस्ट को अपने बिजनेस का खर्चा दिखा सकते हो, बट फाइनेंस के नजर में वो बिजनेस का खर्चा नहीं है बेटा। अकाउंटिंग की नजर में होगा, अकाउंटिंग की नजर में वो बिजनेस का खर्चा होगा। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? लेकिन इस बात को समझिए कि इस हर फाइनेंस में इंटरेस्ट जो है वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो फाइनेंस का खर्चा है। ठीक है जी? क्योंकि अगर ये बिजनेस का खर्चा होता तो फिर ए को भी देना पड़ता। जैसे ए को फिक्स्ड कॉस्ट देनी पड़ रही है, ड्राइवर की सैलरी, फ्यूल का खर्चा देना पड़ रहा है, वो बिजनेस का खर्चा है, ऑपरेटिंग खर्चा है, बिजनेस का मुख्य खर्चा है। लेकिन ये बिजनेस का मुख्य खर्चा नहीं है, ये फाइनेंशियल नेचर का खर्चा है। क्या आपको ये वर्ड समझ आ गया? अब जो मैंने वर्ड बोला था कि ये दोनों फाइनेंशियल खर्चे और ये ऑपरेटिंग खर्चा, ये वर्ड का डिफरेंस समझ आ गया सबको? अगर ये समझ आ गया तभी आगे बढ़ पाएंगे ना बेटा, क्योंकि हमने आगे जाके ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज पढ़ानी है। अब मेरे को, अगर मैंने बच्चे को ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल वर्ड ही नहीं पढ़ाया तो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज कैसे पढ़ा दूंगा? अब आपको समझ आया अभी तक मैं क्या कोशिश कर रहा था? मैं आपको दो वर्ड समझाने की कोशिश कर रहा था, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग मतलब मुख्य बिजनेस से रिलेटेड चीजें, ऑपरेशंस से रिलेटेड चीजें। समझते हैं आप मेरी बात? जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको क्लास पढ़ाता हूँ, ठीक है जी? सुनिए मेरी बात, मैं आपको पढ़ाता हूँ। अब अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं आपसे उसकी फीस लेता हूँ, मेरी सेल्स हो गई। अब लेकिन जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं उसके लिए बुक प्रिंट करता हूँ, बुक आपके पास भेजता हूँ, उसकी डिस्पैच की कॉस्ट है, प्रिंटिंग की कॉस्ट है, मेरे खर्चे इन्वॉल्व है, हाँ या ना? यस, माई कॉस्ट इज इन्वॉल्व, क्योंकि मैं बुक की प्रिंटिंग कराऊंगा, बुक डिस्पैच करूंगा, वो सारे खर्चे हैं मेरे बेटा। अग्री? तो मेरे वेरिएबल खर्चे हैं, बट अब मैं पढ़ाने के लिए मेरे को अपने पास स्टाफ रखना पड़ता है। आई एम नॉट दी वन मैन शो, मेरे को अपने पास पूरी टीम रखनी पड़ती है, जो हमारे एडमिशन्स करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, कॉल संभालेंगे, ईमेल्स का रिप्लाई करेगा, कोई कोई मार्केटिंग को देखेगा, कोई बुक डिस्पैच को देखेगा, कोई आफ्टर सेल सपोर्ट देगा आपको। तो हमारे को पूरी एक टीम चाहिए होगी उस सब के लिए। तो हमारे फिक्स खर्चे भी होंगे, जगह का किराया, कुछ भी, मान लो इंटरनेट का बिल, ये सारे खर्चे दूंगा मैं। अग्री और डिसअग्री? अग्री। अच्छा मैं एक बात बता दूं, बच्चे ना पर्सनल चैट पे लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, मैं उन्हें पढ़ भी नहीं पा रहा। बेटा मैंने आपको कहा कि जब मुझसे बात करनी है ना तो मेन चैट में करो, जो मेन चैट है ना, जहाँ सब एक दूसरे की चैट पढ़ पा रहे हैं वहां पे करो, ताकि मैं आपकी चैट देख पाऊँ बेटे, वरना वो लॉक होती जा रही, मैं देख नहीं पाऊंगा वो चैट। हाँ जी। तो इसका मतलब है कि मेरे भी ये खर्चे हैं, फिक्स खर्चे, लेकिन इंटरेस्ट का खर्चा अगर मेरा जा रहा हो, मान लो कि मैं आपको पढ़ाने के लिए कुछ सेटअप खरीदता हूँ और उस सेटअप के लिए मुझे ब्याज पे पैसा लेना पड़ रहा है, तो वो मेरा खर्चा है बेटे, वो मेरे बिजनेस का खर्चा नहीं है, क्योंकि वो लोन मैंने लिया है अपना बिजनेस करने के लिए। हो सकता है मैं अपनी इक्विटी से बिजनेस करता तो मुझे इंटरेस्ट ना देना पड़ता। क्या ये बात आपको समझ आ गई? आज आपके मन में एक बात तो क्लियर हो गई कि अकाउंट्स में, अकाउंट्स के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट को बिजनेस का खर्चा मानते हैं, लेकिन फाइनेंस में इंटरेस्ट को और प्रेफरेंस डिविडेंड को बिजनेस का खर्चा नहीं मानते, फाइनेंशियल खर्चा मानते हैं। खर्चा मानते हैं लेकिन फाइनेंशियल मानते हैं। बोलो मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? अच्छा आपको ये बात एक और जगह पढ़ाई गई थी, अकाउंट्स में भी पढ़ाई गई थी, आपने सीएफएस पढ़ा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट? कितने बच्चों ने पढ़ा है? ऐसे रेज हैंड्स करी। कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा है कभी आपने? तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा कि वहां भी इंटरेस्ट को फाइनेंशियल खर्चा मानते हैं, ऑपरेटिंग खर्चा नहीं मानते, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में से हटा देते और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ले जाते। लेकिन तब आपको समझ आया नहीं आया मुझे नहीं पता, AS3 में पढ़ाया जाता है, याद आया कुछ? वहां भी यही बात थी, बिल्कुल ठीक सही। चलिए जी, ये बात तो सर हमें समझ आ गई कि आपने क्या क्या बोला। एक बात मैं आपको और बता दूं कि बिजनेस जब पैसा बांटता है, सोचिए ये एक कंपनी है या बिजनेस है ना, ये पैसा बांटने लगी है, ये कंपनी, कंपनी मान लो या बिजनेस मान लो, कुछ भी मान लो इसे, ये जब पैसे लेके खड़े होते हैं ना बांटने के लिए, बोलते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कौन आ रहा है पैसे मांगने, ये अपने प्रॉफिट को बांटने लगते हैं। जो प्रॉफिट होता है वो EBIT होता है ना, ये जब अपने प्रॉफिट को बांटने लगते हैं, सबसे पहले डिवेंचर होल्डर्स आते हैं पैसा लेने, सबसे पहले आते हैं डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स या लोन वाले लोग, ये मांगने आते हैं सबसे पहले, कहते हैं मेरा इंटरेस्ट सबसे पहले जाएगा। तो सबसे पहली पेमेंट किसको जाती है बेटे? इंटरेस्ट को जाती है प्रॉफिट में से, ठीक है। फिर उसके बाद सरकार आ जाती है, सरकार कहती है अरे हमारा भी तो हक है, हमने भी तो तुम्हारे को बिजनेस ना करने के लिए बहुत परेशान किया, इसलिए मुझे भी पैसा दो। उसे बोलते हैं टैक्स, उसे क्या बोलते हैं बेटे?
टैक्स, तो सरकार आ जाती है। वैसे आपको क्या लगता है, टैक्स देना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है बेटा, तभी तो देश ग्रो करेगा, है ना। ये जो फ्री के गिफ्ट बढ़ते हैं, जो कहीं साड़ी बिक रही है, कहीं साड़ी जा रही है, कहीं सिलेंडर जा रहा है, कहीं लैपटॉप जा रहा है, कहीं कंप्यूटर जा रहा है, वो किसके पैसों से जाएगा? आपके। आप ही तो टैक्स दोगे, और कौन देगा? सही बात है कि नहीं? आइए फिर, अच्छा देखो, जब सरकार टैक्स ले जाती है, एक बात हो, जब सरकार टैक्स ले जाती है उसके बाद कौन आता है? उसके बाद प्रेफरेंस शेयर आता है। वो कहता है अरे मेरा डिविडेंड, तो उसके बाद आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है जी, प्रेफरेंस शेयर्स। और वो क्या मांगता है? वो मांगता है अपना प्रेफरेंस डिविडेंड, वो कहता है भैया मेरा डिविडेंड भी दे दो। फिर आखिर में आता है इक्विटी शेयर होल्डर, और वो कहता है अरे कुछ बचा है, कुछ खाने को बचा है, तो मुझे भी दे दो। तो वो बेचारा सबसे अंत में आता है, इसीलिए उसकी ज़िंदगी परेशान होती है, क्योंकि अगर एंड में कुछ नहीं बचा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। क्या ये बातें आपको समझ आ गई? किस ऑर्डर में कंपनी अपना पैसा बांटती है, ये याद रहे। मतलब अगर एंड में कुछ पैसा नहीं बचा तो वो इन्हें नहीं मिलेगा बेटे, इन्हें कुछ नहीं मिलेगा अगर एंड में नहीं बचा तो, ठीक है ना। वैसे इन्हें नहीं बचा तो इन्हें भी नहीं मिलता, ये अपने अकाउंट्स में पड़ा होगा। दो तरीके के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव वो होते हैं अगर एक साल नहीं दोगे तो अगले साल दोनों ईयर का डिविडेंड देना पड़ता है उन्हें। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब होता है अगर गया तो गया, माफ कर देंगे, वो अगले साल पुराना वाला डिविडेंड नहीं मांगेंगे। ये बातें याद है आपको? ये सब थ्योरी क्लास में पढ़ाऊंगा वैसे मैं, बट ये बचपन में आप पढ़कर आए होंगे प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में, ये सब बातें, ठीक है जी। सभी को पता चल गया ये? कूल। बच्चे कह रहे जी यहाँ तक की तो बातें हमें समझ आती हैं। चलिए फिर आगे बात करते हैं थोड़ी अलग। कंसेप्ट नंबर 2 लिखिए। लिखिए जी कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2 ये बताता है आपको कि अगर मेरे पास बिफोर टैक्स वाला अमाउंट है कोई भी, और मैं उसे 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो आफ्टर टैक्स अमाउंट बन जाएगा। सर इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ये तो बड़ी आसान बात कह रहे हो आप। सर ये तो बड़ी आसान बात आप कह रहे हो। आप ये कह रहे हो कि कोई भी बिफोर टैक्स वाला अमाउंट है, उसमें से टैक्स माइनस कर दोगे, 1 माइनस टी मतलब 1 माइनस टैक्स रेट। तो जब आप उसमें से टैक्स रेट माइनस कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली आफ्टर टैक्स बन जाएगा। सर ये तो बहुत बच्चों वाली बात हुई कि बिफोर टैक्स को आफ्टर टैक्स बनाना। सर बिफोर टैक्स को आफ्टर टैक्स बनाना तो बहुत आसान बात है, बहुत छोटी सी बात है ये तो। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बोलिए हाँ या ना। सच कह रहे हो आप? तो इसका मतलब ये है कि अगर मानो, एक एग्जांपल लूं अगर मैं, कि मेरे पास 1 लाख रुपी है, या चलो मैं अभी जो हमने एग्जांपल लिया था वही लेता हूँ, 1 लाख भी क्यों लूं। हमारे एग्जांपल में क्या था, इधर देखो, अगर हमारे पास ईबीआईटी थी, नहीं ईबीटी थी 45 लाख की, तो बचा कितना था? 31,50,000। तो यही करके दिखाता हूँ मैं आपको, देखो अगर मेरे पास 45 लाख रुपीज का प्रॉफिट था और उसमें से मुझे 30% टैक्स देना है, तो देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, पहले सीखो। हाँ बेटा ये लिखना है, सब कुछ लिखना है, जो भी मैं लिख रहा हूँ ये नोट्स पूरे लिखने हैं बेटा आपने, ठीक है। ये क्योंकि रिवीजन में याद तभी आएगा ना बेटा आपको, मेरी बातें तभी याद आएंगी जब ये एग्जाम्पल लिखे होंगे आपने, ठीक है। सुनिए, तो जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने 45 लाख रुपीज कमाए। अब 45 लाख रुपीज में से अगर मुझे टैक्स देना है तो 1 माइनस टी देना है। 1 माइनस टी मतलब 30% टैक्स। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इसे ऐसे सॉल्व किया जाता है बच्चे कि हम लिखेंगे 45 लाख रुपीज, और 1 माइनस 30% का मतलब होता है 1 माइनस 0.30। सर ये कैसे आया? देखो जब 30 डिवाइडेड बाय 100 लिखोगे, चलो मैं ये भी एक एक करके बिल्कुल बच्चों की तरह समझा देता हूँ आपको, कि अगर ये 30/100 बन जाएगा, और 30/100 क्या होता है बेटे, ज़रा क्विकली बताओ, 30/100 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.30। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 45 लाख रुपीज़, और 1 माइनस 30%, बेटा 1 माइनस 30% हो जाएगा 0.70। क्या ये बातें क्लियर है आपको? तो 45 लाख रुपीज इंटू 0.7, 45 लाख रुपीज इंटू 0.7, देखो जरा कितना बनेगा। ये वही बनेगा बेटे जो हमने पहले आंसर निकाला था, 31,50,000। क्या ये बात आपको समझ आ गई कि अगर हम कभी भी बिफोर टैक्स वाले अमाउंट में 1 माइनस टी को इंटू कर देंगे तो वो आफ्टर टैक्स का अमाउंट बन जाएगा। यानी
अगर मैं बिफोर टैक्स वाले अमाउंट में से 1 माइनस टी कर दूंगा तो वो आफ्टर टैक्स वाला अमाउंट बन जाएगा। बोलिए हाँ या ना। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। मतलब अगर मैं बिफोर टैक्स वाले अमाउंट में से टैक्स माइनस कर दूं तो आफ्टर टैक्स आ जाएगा। एनी डाउट? नो डाउट। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि 31,50,000 बन जाएगा हमारे पास। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर बच्चा? इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी अगर मैं आफ्टर टैक्स वाले अमाउंट को, देखो ये इसका ए फॉर्मूला था, अब इसी का बी फॉर्मूला देखो। इसका बी फॉर्मूला ये कहता है कि अगर मैं आफ्टर टैक्स वाले अमाउंट को डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट कर दूं तो मैं बिफोर टैक्स अमाउंट पे चला जाऊंगा। मैं किस पे चला जाऊंगा बेटे? बिफोर टैक्स वाले अमाउंट पे चला जाऊंगा। सर इसका मतलब क्या हुआ? देखो यही इंपॉर्टेंट है, यही तो समझाना चाहता हूं मैं आपको कि अगर मेरे पास आफ्टर टैक्स वाला अमाउंट है, अगर मेरे पास आफ्टर टैक्स वाला अमाउंट है तो मैं उसे बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। आफ्टर टैक्स को बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आफ्टर टैक्स को क्या कर सकते हैं बेटे? बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या ये बात भी आपको क्लियर हो गई जी? एब्सोल्युटली। यार ये तो देखो एक सिंपल सी बात है, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वहां जाके डिवाइड भी हो सकता है। अगर 1 माइनस टी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 माइनस टी उधर जाके डिवाइड भी हो सकता है। यानी अगर आफ्टर टैक्स वाले अमाउंट को 1 माइनस टी से डिवाइड कर दोगे तो बिफोर टैक्स अमाउंट आ जाएगा। तो ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। सर ये इतनी बच्चों वाली बातें आप क्यों पढ़ा रहे हो? सर ये तो मुझे बचपन से पता है। मुझे पता है कि आपको ये सारी बातें बचपन से पता है, आपको नर्सरी प्रेप में यही सब सिखाया गया था जैसे, क्योंकि है ना। लेकिन अभी जब मैं क्वेश्चन में पुट करूंगा ना तब नहीं आएगा, तब कहोगे अरे ये क्या कर दिया सर, ये क्या कर दिया। इसीलिए बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि मैथमेटिकली कितने साउंड हो आप, इसीलिए मैं हर एक बात लिखवाऊंगा। मैं आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता, ये मैं पहले दिन ही बता दूं। मैं हर बात लिखवाऊंगा क्लास में, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारी बातें, ताकि आप जब रिवीजन करें आपको अपना ब्रेन अप्लाई ही ना करना पड़े, आपके पास सारे नोट्स हो, बस इतना एक सिंप्लीफाइड वर्जन हो आपके पास कि ये पढ़कर जाना है, इसी में से पेपर बनेगा, बात खत्म। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आइए, क्या यहाँ तक की बातें समझ आ गई आपको मैंने क्या कहा? बोलिए हाँ या ना। बच्चों ने कहा ठीक है सर, लेकिन ये क्यों पढ़ाया सर, ये क्यों पढ़ा दिया ये सब? अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जो कि है हमारा कंसेप्ट नंबर 3, जो कि हमें ये कहता है कि प्रेफरेंस डिविडेंड जो होता है वो ज्यादा चुभता है। प्रेफरेंस डिविडेंड हर्ट्स मोर। कोई कोई चोट ऐसी होती है बेटे जो जीवन में ज्यादा चुभती है, और प्रेफरेंस डिविडेंड वैसी ही चोट है। सर हमें बात ना समझ आ रही बिल्कुल भी। अच्छा जी, चलो अभी समझ आ जाएगी विद एन एग्जांपल। एक बात बताओ, समझदार लोग हो, है ना? कभी किचन में गए हो? थोड़ा बहुत किचन के बारे में पता है या नहीं पता? या सिर्फ किताबों में डूबे रहते हो या टीवी में, फोन में? अच्छा आप लोग तो टीवी भी नहीं देखते होगे, आप तो फोन चलाते होगे खाली। कितने बच्चों ने टीवी देखना भी बंद कर रखा है? हाँ, पूरी तरह ही फोन की जिंदगी जी रहे हो, है ना? चलो, आ, अगर मान लो कि आपकी मम्मी ने आपको कहा कि बेटा थोड़ा सामान ले आओ बाजार से, ठीक है? मानो कि दो बच्चे हैं, फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, लिखना मत, ये वाला एग्जाम्पल लिखना मत अभी। मानो दो बच्चे हैं ए और बी, दोनों को बोला कि जाओ कुछ सामान ले आओ। इसे बोला कि 2 लीटर मिल्क ले आना, ठीक है जी। और इसे बोला कि जाओ 2 लीटर, 2 लीटर तो नहीं होगा लेकिन केजी कर देते हैं, है ना? इसे भी केजी कर देते हैं फॉर कंपैरिजन पर्पस। वैसे मिल्क केजी में आता नहीं है, बट अब मैं क्या करूं, मुझे कंपैरिजन बराबरी का करना है ना। 2 केजी मिल्क, 2 केजी पनीर, ठीक है जी। दो बच्चे हैं, दोनों के माता पिता ने कहा था कि जाओ 2 किलो, एक को बोला मिल्क ले आओ, एक को बोला पनीर ले आओ, ठीक है? अब ये दोनों आ रहे थे और दोनों भिड़ गए आपस में और सामान गिर गया दोनों का, ठीक है जी। ए के हाथों से सारा का सारा मिल्क स्पिल ओवर हो गया, बी के हाथों से सारा का सारा पनीर गिर गया।
अब बताओ घर पे मार ज़्यादा किसे पड़ेगी? मार तो दोनों को पड़ेगी बेटा, लेकिन ये बताओ ज़्यादा किसको पड़ेगी, ए को या बी को? सुजल कह रहा है ए को। ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं बी को मार ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन पता नहीं ये कौन से प्लेनेट से आए बच्चे हैं जो कह रहे हैं ए को ज़्यादा मार पड़ेगी। ए को ज़्यादा मार क्यों पड़ेगी मुझे नहीं समझ आ रहा। कितने बच्चों को ये समझ आ रहा है कि बी वाले को ज़्यादा मार पड़ेगी? देखो भाई, बी वाले ने जो सामान गिराया है वो ज़्यादा कीमती सामान है। बी ने जो सामान गिराया है ना, अगर आपने 2 किलो पनीर गिराया है तो शायद 2 किलो पनीर बनाने के लिए शायद 6 kg मिल्क लगा होगा, तब जाके 2 किलो पनीर बना होगा। यानी 2 किलो पनीर की कीमत 6 लीटर 6 किलो मिल्क के बराबर होगी, क्योंकि मिल्क ज़्यादा लगता है और तब जाके पनीर थोड़ा सा बनता है। तो अगर आपने 2 किलो पनीर गिराया है तो आपकी ज़्यादा मार पड़ने के चांसेस हैं, ए की चांसेस कम है, मार पड़ने के कम चांस है। क्यों? क्योंकि उसने वो चीज़ गिराई है जो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा महंगी है। उसे बोलते हैं डियर चीज़ गिराई है, डियर। इसने लेस डियर या चीप चीज़ गिराई है, इसने महंगी चीज़ गिराई है। समझते हैं आप मेरी बात? इसी तरीके से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है ना, अब मैं बहुत भारी बात बता रहा हूँ जो बहुत सारे बच्चों को कभी भी नहीं समझ आती, लेकिन मैं देखो बेटा, मैं ना फ़िल्टर करके नहीं पढ़ाता। मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ कि मैंने शुरू में पढ़ाना है तो मैं आसान-आसान चीज़ें उठा लूँ और बिल्कुल मज़े-मज़े वाली चीज़ें पढ़ाऊँ ताकि बच्चा झूमता रहे, बच्चे को लगे वाह! क्या मज़ा आ रहा है, सब समझ आ रहा है, बाद में जाके उसे लड्डू बना दूँ, ऐसा नहीं है। मैं पहले क्लास से एंड तक एक ही रिदम पे पढ़ाता हूँ, कंसेप्चुअल। मेरी रिदम एक ही लगेगी आपको पूरे पूरे कोर्स में, और पूरे कोर्स में डीप अंडरस्टैंडिंग बनेगी पूरे कोर्स में। मैं कहीं भी तेज़ या कहीं भी धीरे नहीं होऊँगा, मैं पूरे कोर्स को एक रिदम पे लेके चलता हूँ, अंडरस्टैंडिंग की रिदम पे। आई होप कि आपने अगर अपने सीनियर से डिस्कशन किया होगा तो उन्होंने भी आपको यही बात बोली होगी कि लास्ट क्लास तक उसी मज़े के साथ, उसी लेवल के साथ आपको डिलीवर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि शुरू के 2-4-5 लेक्चर हमने यूट्यूब पे डालने हैं या डेमो लेक्चर की तरह देने हैं किसी को, तो हम उसमें आसान-आसान पढ़ाएँ, बाद में जाके टफ़ पढ़ाने लगें, ऐसा नहीं होगा। मैं पहली क्लास से टफ़ चीज़ पढ़ाऊँगा, टफ़ से टफ़ कंसेप्ट डिस्कस करूँगा। देखो मेरी बातों को सुनो। अब जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ये थोड़ा भारी कंसेप्ट है, कई बच्चों को नहीं समझ आता ज़िंदगी में। जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्हें तो आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। बट आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि प्रेफ़रेंस डिविडेंड जो होता है वो ज़्यादा भारी पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि प्रेफ़रेंस डिविडेंड जब पे होता है तो उससे पहले उस पैसे पे टैक्स जा चुका होता है। आप मेरी बात को सुनो। प्रेफ़रेंस डिविडेंड पहले टैक्स चला जाएगा, जब जब टैक्स चला गया तो मेरे पास जो पैसा बचा वो ऑलरेडी टैक्स पेड मनी है। कौन सी मनी है? टैक्स पेड मनी। तो जो टैक्स पेड मनी है उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड जब जाएगा तो मुझे ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि वो प्रेफरेंस डिविडेंड मुझे ज़्यादा हर्ट करेगा। क्यों हर्ट करेगा? क्योंकि वो पोस्ट टैक्स वाले प्रॉफिट में से जा रहा है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप 1 की इनकम टैक्स पढ़ ली है, उन्हें मेरा एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब जो मैं एग्जांपल देने वाला हूँ, एक और रियल लाइफ एग्जांपल देने वाला हूँ। कितने बच्चों ने इनकम टैक्स पढ़ लिया, ऐसे हाथ उठाओ। कुछ बच्चों ने तो पढ़ रखी है, चलो। जिन्होंने नहीं भी पढ़ रखी चिंता मत करो, मैं हूँ ना। आपने मुझे फीस दी किस बात के लिए? इसी बात के लिए तो दी है। सुनो, पहले पता है क्या होता था? आपको पता है ना, अब 2 रिजीम्स चलती हैं। वैसे अब न्यू पे ही शिफ्ट हो गए हैं सारे लोग ऑलमोस्ट। मुझे पता भी नहीं कि बोल्ड वाली अब है या नहीं है, बट 1-2 साल पहले तक तो थी। तो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम में पता है क्या होता था? कि आपने जो भी कमाई करी, मानो आपकी जो भी अर्निंग है, आपने अर्निंग में से आप ना डिडक्शन दे सकते थे। मान लो आपने किसी को डोनेशन दी। एक एग्जांपल है ना, बड़ा बुरा एग्जांपल है, ज़्यादा इमोशनल होके मत सोचना, ठीक है ना? आपने किसी रिलीजियस प्लेस को, मंदिर को, किसी जगह पे, किसी चैरिटी पे पैसा दिया। तो आप बड़े दिल खोल के चैरिटी करते थे, आप कहते थे ले जा। आपको लगता था 1 लाख रुपए की चैरिटी कर रहा हूँ, भगवान तो पागल है, भगवान तो मुझे 1 लाख रुपए की ब्लेसिंग दे ही देगा। लेकिन इस पे जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनेगा तो इस पे से जब टैक्स जाएगा तो टैक्स कम जाएगा। तो मुझे तो उसका इफेक्ट असली में 70,000 का ही हुआ। बताओ क्यों 70,000 का इफेक्ट हुआ, सच बताना। क्योंकि जब मैं 1 लाख पे करूंगा चैरिटी में तो मेरी इनकम में से वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। जब मेरी इनकम में से पैसा डिडक्ट हो जाएगा तो मेरी बची हुई इनकम पे टैक्स जाएगा, बची हुई इनकम पे टैक्स कम जाएगा। जब मेरी बची हुई इनकम पे टैक्स कम जाएगा तो यानी मुझे वो खर्चा टैक्स बेनिफिट दे के चला गया। यानी जाते जाते भी वो खर्चा मुझे टैक्स बेनिफिट दे के चला गया। 30,000 मेरा टैक्स कम बनेगा इस साल। बोलिए हाँ या ना। तो यानी वो खर्चा मुझे फील सिर्फ 70,000 का होता है। अग्री? अग्री? लेकिन सरकार ले आई नई रिजीम।
नई रेजीम का मतलब क्या है कि अब ना टैक्स के रेट थोड़े कम हो गए, लेकिन अब डिडक्शन नहीं मिलती। तो अब मैं आपको एक बात बताऊं, आने वाले 5 साल में आप देखोगे ये जो चैरिटी वैरिटी जहां भी जो कुछ हो रहा था ना, ये सब कम हो जाएगा। मेरी बातों को बुरा मत मानो, बट मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ बात कि ये जो डिडक्शंस की अमाउंट थी, जहां जहां डिडक्शंस का पैसा जाता था, वो जगहें कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि लोगों की मोटिवेशन कम हो जाएगी वहां पैसा देने की, क्योंकि वो पैसा पहले देते थे तो उस पर टैक्स बेनिफिट मिलता था। अब वो टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, नई वाले प्लान में, नई वाले रिजीम में डिडक्शंस नहीं है। समझते हो आप मेरी बात? क्योंकि नई रिजीम में डिडक्शंस नहीं है, डिडक्शन का टैक्स बेनिफिट नहीं है। डिडक्शन तो कर सकते हो लेकिन टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जब टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, अब आपकी चैरिटी पता है एक तरीके से कब जा रही है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स चला जाएगा पहले, उसके बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें से डिडक्शंस जा रही हैं एक तरीके से। तो यानी अब आपको डिडक्शन का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। तो अब डिडक्शन ज़्यादा कातिल हो गई हैं, ज़्यादा चुभने लगी हैं, ज़्यादा दिल में दर्द देने लगी हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? कितने बच्चों को ऐसे लॉजिकली बात समझ आई कि हाँ सर, कि पहले हम जब खर्चा करते थे तो हमें उस पर टैक्स बेनिफिट मिल जाता था, लेकिन अब जब हम खर्चा करते हैं तो हमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना? आप मूवी देखने जाते हो, कौन सी मूवी देख के आए हो अभी? ठीक है ना? आप मूवी देखने जाते हो और मैं भी मूवी देखने जाता हूँ, ठीक है? मानो आप मूवी देखने जाते हो तो आपने मूवी की टिकट ली मान लो 400 रुपये की, तो आपका ये 400 रुपये का एक्सपेंस है ना? आप अगर मूवी देखने जाते हो, 400 रुपये की मूवी देखते हो, 200 रुपये का कुछ खाना वाना खा लेते हो, तो आपको तो 600 रुपये का खर्चा फील होता है। बोलिए। वो हाँ, रोने पिटने वाली कोई मूवी देख कर आए हैं, ये पता नहीं कौन से रोने रोने वाले चेहरे बना रहे हैं बच्चे। ठीक है, और देख लो रोने वाली कोई ढंग की मूवी देखो, अगर मूवी देखनी है तो। सुनो, मैं जब मूवी देखने जाता हूँ, अभी हम अपने स्टाफ को, अपने पूरी टीम को मूवी दिखाने लेके गए, ठीक है जी? हम 9 लोग गए, ठीक है जी? तो हमारा 9 लोगों का मान लेते 600 रुपये के मान लेते पर पर्सन का गिनते हैं ना, हमारा 600 रुपये का खर्चा हुआ। लेकिन हमें ये जो 600 रुपये फील होता है, ये 600 फील नहीं होता बेटे, हमें ये बहुत कम फील होता है। क्यों? क्योंकि जब हम 600 रुपये की टिकट या ये खाना पीने का खर्चा डालते हैं तो हम ये स्टाफ वेलफेयर में डालते हैं, क्योंकि हमारे स्टाफ के लिए खर्चा हुआ है। हमने अपने ऊपर थोड़ा ना खर्चा करा है, बिजनेस के ऊपर खर्चा करा है बेटा। अब एक बात और, मैं मूवी दिखाने अपनी टीम को क्यों लेके गया हूँ? रीज़न, टीम बिल्डिंग, क्योंकि अच्छा काम करेंगे, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, मेहनत करी, तो इसीलिए हमने उन्हें पार्टी दी। अब वो पार्टी हमारे बिजनेस का खर्चा है। अब हमारी पार्टी अगर हमारे बिजनेस का खर्चा है, तो फिर हमारे लिए क्या होगा बताओ? बोलो बोलो। मैं रिपीट करता हूँ कि अगर हम इसमें माइनस कर देंगे इसे, तो हमारे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो कम हो जाएगा 600 रुपये। फिर हमारा टैक्स जो है वो कम जाएगा, यानी 180 रुपीज़ टैक्स कम जाएगा इसकी वजह से। तो भैया हमें तो ये 420 रुपये पड़ते हैं। जो आप जब मूवी देखते हो आपको 600 रुपये का खर्चा आता है, मुझे वो 420 रुपये का आता है। क्या आप मेरी बात समझे मैंने क्या कहा? आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो 100 रुपये का, आपको 100 रुपये का खर्चा फील होता है, मुझे वो 70 रुपये का फील होता है। क्यों? क्यों भाई क्यों? क्योंकि आप जब 100 रुपया देते हो, मेरी बातों को समझो, आप जब 100 रुपया करते हो ऐसे एक्सपेंस करते हो, तो आपके इनकम में से जा रहा है, मतलब आपके पोस्ट टैक्स अमाउंट में से जा रहा है वो पैसा। मेरी बात को सुनना, आपका जो खर्चा है वो पोस्ट टैक्स अमाउंट में से जा रहा है, टैक्स पे होने के बाद जा रहा है। मेरा वो प्री टैक्स में जा रहा है, तो मुझे तो उस पर टैक्स बेनिफिट मिलेगा। क्या दोनों बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? क्या समझाना चाहता हूँ, समझ आया? अब इसी बात को अपने दिमाग में रखते हुए ये बात सीखो कि प्रेफरेंस डिविडेंड ज्यादा दुख देता है। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड बेटा उस अमाउंट में से जा रहा है जो टैक्स देने के बाद वाला अमाउंट है। प्रेफरेंस डिविडेंड कौन से पैसे में से पे हो रहा है? जो टैक्स जाने के बाद वाला अमाउंट है। इसीलिए हम असली इंपैक्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड पता है कितना होता है? असली इंपैक्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, तो मैं यूं कहूंगा कि असली इंपैक्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड होता है प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 - T। यानी अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा कि मैंने कंसेप्ट नंबर 2 क्यों पढ़ाया था। अब समझ आया मैंने कंसेप्ट नंबर 2 क्यों पढ़ाया था, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स वाला कंसेप्ट? क्योंकि मैं उसमें यही सिखाना चाह रहा था कि जो अमाउंट आफ्टर टैक्स होता है उसे अगर हम 1 - T से डिवाइड कर दें तो बिफोर टैक्स अमाउंट बन जाता है। यही तो हम कर रहे हैं प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स के बाद जाता है,
बोलो मेरे साथ एक बार जरा ये बात बोलो, घर में सबको पता लगनी चाहिए आप क्या पढ़ रहे हो। प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स के बाद जाता है, तो हम उसे टैक्स का इम्पैक्ट उसमें ऐड बैक करना चाहते हैं, हम उसे बिफोर टैक्स कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम उसे डिवाइड बाय 1 - t कर देते हैं। यानी प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर आप 70 रुपीज का प्रेफरेंस डिविडेंड देते हो तो वो फील आपको 100 रुपीज का होता है। इसका एग्जाम्पल लिखो, यानी एग्जाम्पल, इफ वी पे ₹70 प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी अगर हम प्रेफरेंस डिविडेंड 70 रुपए का पे करते हैं, देन वी, मैं दोबारा बोलता हूं, इफ वी पे ₹70 प्रेफरेंस डिविडेंड, देन वी विल फील इट टू बी ₹100। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 रुपया होता और उसमें से हम टैक्स देते 30%, यानी 30 रुपीज का, तो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70 रुपीज का बचता और प्रेफरेंस डिविडेंड चला जाता 70 रुपीज का। इसका अर्थ ये है कि हमारे पास 0 रुपीज बचता। इसका मतलब है कि हमारे पास 0 रुपीज बचता। तो जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो जाने को 70 रुपए जा रहा है, लेकिन वो इम्पैक्ट हमें 100 रुपए का करके जा रहा है, यानी हमें चोट वो 100 रुपए की पहुंचा रहा है। क्योंकि अगर मुझे किसी को प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं किसी को प्रेफरेंस डिविडेंड पे करता हूँ 70 रुपीज का, तो फील मुझे ज्यादा होता है। कितना फील होता है बेटे, जल्दी बताओ मुझे, फील कितना होता है? प्रेफरेंस डिविडेंड मुझे फील होता है 100 रुपीज का। क्या ये बात आपको समझ आई? क्योंकि अगर मेरे अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं बिना टैक्स दिए प्रेफरेंस डिविडेंड डायरेक्ट पे कर सकता हूँ? इस स्टेटमेंट पे आओ जरा, ये कॉपी कर लिया सबने प्लीज? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मैं डायरेक्ट प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर सकता हूं? क्या मैं डायरेक्ट प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर सकता हूं बिना टैक्स पे किए? नहीं। तो अगर मुझे किसी को 70 रुपीज का प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, तो उससे पहले मुझे 30 रुपीज का टैक्स भी तो देना पड़ेगा। तो यानी प्रेफरेंस डिविडेंड मुझे फील होता है 100 रुपए का। फील 100 रुपए क्यों होता है? दुख ज्यादा 100 रुपए का क्यों होता है? जब पनीर गिरा था तो फील ज्यादा क्यों हो रहा था? क्योंकि पनीर ज्यादा मिल्क से बना था। समझ आया आपको मैंने क्या कहा? इसलिए वो ज्यादा मिल्क से प्रोड्यूस हुआ था, इसीलिए प्रेफरेंस डिविडेंड ज्यादा फील होता है, क्योंकि उसे हमें बिफोर टैक्स अमाउंट पे देखना पड़ता है। तो हम प्रेफरेंस डिविडेंड को बिफोर टैक्स वाले अमाउंट पे कन्वर्ट करके उसका इम्पैक्ट स्टडी करते हैं कि प्रेफरेंस डिविडेंड का इम्पैक्ट हमें कितना हो रहा है। तो हमें पता लगता है कि प्रेफरेंस डिविडेंड का इम्पैक्ट हमें जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो रहा है। ठीक है। एक बच्चे ने कहा कि फिर कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से रेस क्यों करना चाहेगा? अच्छा सवाल पूछा उन्होंने, नाम है उनका इंद्रयूष। उन्होंने एक सवाल पूछा मुझसे, उन्होंने कहा कि सर कोई प्रेफरेंस शेयर क्यों रेस करना चाहेगा? देखो मैं वैसे आपको एक सच्चाई बताऊं, आपने भी जिंदगी में 90% क्वेश्चनों में प्रेफरेंस शेयर नहीं देखे होंगे, कभी देखें? 90% क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर नहीं होता। इसका मतलब सच्चाई में भी, रियल लाइफ में भी 90% कंपनियां प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करती। सर फिर लेकिन 10% क्यों करती हैं? फिर जो करती है पागल है वो? नहीं बेटा पागल नहीं है, उनके पास ना ऑप्शन नहीं होता। कई कंपनियों की इक्विटी नहीं बिकती। इक्विटी खरीदने वाले लोग नहीं होते आसानी से, क्योंकि कंपनी बड़ी डाउटफुल होती है, डूब ना जाए। तो कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा पैसा चाहिए तो प्रेफरेंस शेयर के रूप में ले लो। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद दो प्रेफरेंसेस होती हैं। याद है कौन कौन सी दो प्रेफरेंसेस होती हैं? बताओ बताओ बताओ। एक ये कि तुम्हारे का पैसा जाने से पहले मुझे पैसा मिलेगा, तुम्हारे को डिविडेंड मिलने से पहले मुझे डिविडेंड मिलेगा। मैं खुद भी कुछ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता हूँ, एंड ऑलमोस्ट 60-70% स्टार्टअप्स में जो पैसा मैंने लगाया है तो प्रेफरेंस शेयर्स के रूप में ही लगाया है। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर आप तब लगाते हो जब आपको, देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नुकसान नहीं है ना, कंपनी को नुकसान है। भाई मुझे तो मेरा पूरा डिविडेंड मिलता है, कंपनी को टैक्स देना पड़ रहा है ना उस पर। आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दुख है? कंपनी को दुख है ना। लेकिन मैं खुद जब किसी स्टार्टअप में पैसा लगाता हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं प्रेफरेंस शेयर्स लूँ ज़्यादातर। क्यों? देखो उनकी डे टू डे ऑपरेशन में तो मैं वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो तो खुद ही मैनेज करेंगे। मुझसे ज़्यादा उन्हें पता है अपने काम का, ना मेरे पास समय है उनके काम में टांग अड़ाने के लिए। तो मुझे उनकी इक्विटी लेके कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि मैंने वोटिंग पावर तो चाहिए नहीं मुझे उनकी। मुझे तो जब वो कंपनी बढ़ जाएगी, महंगी हो जाएगी, किसी को बिकती है, तो हमें पैसा मिलता है, ये एक्वायर होगी तो। अग्री और डिसअग्री बोलो हाँ या ना? मुझे उसमें, तो इसीलिए प्रेफरेंस लेने में हमें ये एडवांटेज होती है कि हमें अपना डिविडेंड भी पहले मिल जाएगा उनसे,
और हमारी पैसे की रिटर्न भी उनसे पहले हो जाएगी अगर कंपनी डूबी तो हमें थोड़ी सी एडवांटेज मिल जाती है इक्विटी के मुकाबले। ठीक है, हाँ आप ये कह सकते हो कि प्रेफरेंस शेयर थोड़ी ज़्यादा सिक्योर्ड है इक्विटी के मुकाबले। परफेक्ट, ठीक कहा। क्लियर? ठीक है जी। हाँ जी, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई मुन्ना? पूरी तरह समझ आ गई बात? थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं, थोड़ा सा हम इससे आगे चलते हैं ताकि हम आगे की बातचीत करें। अभी ना मैं आपको लिवरेज के फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूँ, ये कंसेप्ट हम कल डिस्कस करेंगे ज़्यादा, क्योंकि अभी समय नहीं है। मैं 2-4 क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, मैं बिना क्वेश्चन के भेजना नहीं चाहता। ऐसे खाली आ जाओगे, मज़ा नहीं आएगा, आपका दिल टूट जाएगा, आप कहोगे अरे मैं क्लास में भी गया, प्रैक्टिकल क्लास में, और मेरे को क्वेश्चन नहीं कराया मास्टर जी ने। तो थोड़ा सा लिखवा रहा हूँ और सीधा क्वेश्चन पे ले जा रहा हूँ। चलना कि तैयार हो आप? आइए, इसको ज़्यादा डिटेल में कल समझाऊंगा। कंसेप्ट नंबर 4 लिखिए। कंसेप्ट नंबर 4, अब हम लिवरेजेस निकालनी सीखेंगे। ठीक है जी, इसे हम बेसिकली मेजर ऑफ रिस्क कर रहे हैं। मेजर ऑफ रिस्क क्यों? क्योंकि मैंने आपको, अच्छा एक बात और, क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, पता नहीं आपने वो ढंग से सुना था कि नहीं। क्या आपने ये सुना था कि लॉकडाउन के टाइम पे, कोविड के टाइम पे हमें ज़्यादा डर किससे लग रहा था? वेरिएबल खर्चे से या फिक्स खर्चे से? रिस्क किसका होता है, वेरिएबल खर्चे का या फिक्स खर्चे का? जल्दी बताओ। फिक्स खर्चे का। बेटा वेरिएबल खर्चे का रिस्क नहीं होता, क्योंकि वेरिएबल खर्चा तो तभी खर्च होगा जब प्रोडक्शन होगी, जब सेल होगी। जब प्रोडक्शन नहीं होगी, सेल नहीं होगी, तो वेरिएबल खर्चा भी नहीं होगा। तो डर होता है फिक्स खर्चे का, हमेशा याद रखना। और अच्छा बताओ, फिक्स खर्चे कितनी तरह के पढ़े हमने? अरे जल्दी जल्दी रिकॉल करो, बताओ हमने फिक्स खर्चे कितनी तरह के पढ़े? तो आप बोलोगे 2 तरह के फिक्स खर्चे पढ़े। कौन कौन से 2 तरह के फिक्स खर्चे पढ़े? एक वेरिएबल वाला और एक फिक्स्ड। नहीं, वेरिएबल थोड़े ही ना बेटा, वेरिएबल तो वेरिएबल खर्चा हुआ। मैं पूछ रहा हूँ फिक्स्ड खर्चे कितनी तरह के पढ़े? तो आप बोलोगे 2 तरह के फिक्स खर्चे पड़े, एक ऑपरेटिंग वाले जो मुख्य बिजनेस के हैं, और एक फाइनेंशियल वाले जो पैसे के हैं। क्योंकि पैसा नहीं था हमारे पास, हमने पैसे के फिक्स खर्चे भी पाल लिए अपने ऊपर। आइए जी, अब हम पढ़ेंगे लिवरेज 3 तरीके से। ठीक है, देखिए, एक होगी ऑपरेटिंग लिवरेज, एक होगी फाइनेंशियल लिवरेज, एक होगी कंबाइंड लिवरेज। एक आ जाएगी जी ऑपरेटिंग लिवरेज, एक आ जाएगी आपके पास फाइनेंशियल लिवरेज, और एक आ जाएगी आपके पास कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। क्या मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? ये सब नोट्स है बेटा, ये सब नोट्स हैं, अभी क्वेश्चन पे नहीं आए, अभी हम अभी तक तो नोट्स पढ़ रहे हैं। देखिए बेटा, ऑपरेटिंग रिस्क का मतलब होता है रिस्क को नापो जो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट का रिस्क है। इधर देखो, इधर देखो जरा, वापस पहले वाले पॉइंट पे आओ, कंसेप्ट नंबर 1 पे आओ। ठीक है, आ गए आप? सुनिए, कंसेप्ट नंबर 1 पे आ गए। पहले बताओ, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है, तो इसका रिस्क नापना सीखो। इसका रिस्क कैसे आएगा? फिर फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट का रिस्क नापना सीखो। फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट का रिस्क नापना सीखो। समझते हो आप मेरी बात? कौन कौन से 2 रिस्क नापने के लिए कह रहा हूं मैं आपको? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट का रिस्क, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट का रिस्क, और फिर एक आएगा कंबाइंड रिस्क। कंबाइंड रिस्क मतलब इन दोनों का रिस्क मिला के। क्या ये बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? रिपीट करो, कौन कौन से 3 रिस्क की बात कर रहा हूं मैं, कौन कौन से 3 रिस्क आपको पढ़ाने वाला हूं आज मैं? ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब इसकी रिस्क को नापो। फाइनेंशियल लिवरेज यानी इन दोनों के रिस्क को नापो। और फिर कंबाइंड लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज मतलब इन दोनों के रिस्क को नापो, दोनों रिस्क मिला दो। तो देखो, रिस्क नापना सीख रहे हैं हम। एक बच्चा कहता है कि रिस्क क्या होता है? रिस्क का मतलब होता है बेटा कि हमें नुकसान हो सकता है, इस प्रोबेबिलिटी को हम रिस्क मानते हैं कि हमारे बिजनेस नुकसान दे सकता है हमें। तो ऑपरेटिंग रिस्क का मतलब होता है द रिस्क बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, यहां पे आप कहोगे द रिस्क बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट।
और यहाँ पे आप कहोगे द रिस्क बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी हम तीनों के रिस्क नापने की बात कर रहे हैं भैया कि बिजनेस की फिक्स्ड कॉस्ट का रिस्क कितना है, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट का रिस्क कितना है, और ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट का रिस्क कितना है, ये नापने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको इसका एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला बता दूं, तरीका बता दूं याद करने का, 1 मिनट में फॉर्मूला भी याद हो जाएंगे। देखो पता है क्या करना है, क्या सोचना है, फिक्स्ड कॉस्ट से पहले वाला पैसा डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट देने के बाद वाला पैसा। रिपीट करना, फिक्स्ड कॉस्ट पे करने से पहले वाला, ये लिखना मत, मैं कुछ लिख रहा हूं आप मत लिखना। पता है लिवरेज कैसे नापते हैं? देखो बेटा, लिवरेज कैसे नापते हैं, मत लिखना फिक्स्ड कॉस्ट पे करने से पहले वाला अमाउंट डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट पे करने के बाद वाला अमाउंट। याद रखोगे ये फॉर्मूला? इन दोनों को डिवाइड करना है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट से पहले क्या अमाउंट था, फिक्स्ड कॉस्ट के बाद क्या अमाउंट है, उन दोनों को डिवाइड कर दो, बात खत्म। किस किस को डिवाइड करना है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, किस किस को डिवाइड करना है? फिक्स्ड कॉस्ट पे करने से पहले वाला अमाउंट डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट पे करने के बाद वाला अमाउंट। बस आपने उन दोनों को डिवाइड कर देना है और कुछ नहीं। आइए मेरे साथ, यहाँ पे DOL कैसे आएगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ये आएगा जब आप लिखेंगे। अब आप थोड़ी देर लिखना बंद कर दो, पेन रख दो प्लीज, थोड़ी देर लिखना बंद कर दो, पेन रख दो, क्योंकि अभी ना फॉर्मूला मेरे साथ साथ याद करना है, लिखने लगोगे तो याद नहीं होगा। अब पहला तो मेन टॉपिक, मेन बात बताने लगा हूँ इस चैप्टर की, अभी तक तो मेन बात कोई बताई नहीं मैंने आपको, अब जाके तो पहली मेन बात बताने लगा हूँ, थोड़ी देर सुन लो बस, ठीक है? सुनो मेरी बात, मैंने आपको क्या कहा, DOL में क्या आएगा बेटे, DOL में आएगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट का रिस्क, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट का रिस्क मतलब जो हमारी मुख्य फिक्स्ड कॉस्ट है, सुनो सुनो सुनो, जो मेरे मैनेजर की सैलरी है, जो मेरा रेंट है, उसका रिस्क, उसकी वजह से मुझे कितना रिस्क फील होता है, उसकी वजह से मुझे कितना दुख होता है, वो निकालना है। समझ आ रहा है आपको? देखिए, आप पता है क्या करोगे, आप सोचो फिक्स्ड कॉस्ट से पहले कौन था, तो आप बोलोगे सर अगर हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं तो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट से पहले था कंट्रीब्यूशन। कौन था, कौन था? कंट्रीब्यूशन लिखना नहीं है, मैंने मना किया है लिखने को, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आएगा कंट्रीब्यूशन। अब फिक्स्ड कॉस्ट इसमें से पे कर दो, अब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट पे कर दो। अब आप मुझे बताओ, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट पे हो जाएगी तो कंट्रीब्यूशन क्या फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। क्या आपको ये फॉर्मूला याद हो गया? क्या ये फॉर्मूला याद हो गया, समझ भी आ गया, याद भी हो गया कि किन दो चीजों को डिवाइड करना होता है? बताओ बेटे, अभी लिखो मत प्लीज, मत लिखो, किन दो चीजों को डिवाइड करना होता है, जल्दी बोलो। फिक्स्ड कॉस्ट पे करने से पहले वाला पैसा डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट पे करने के बाद वाला पैसा, उन दोनों को डिवाइड करना होता है, तो हमारे पास लिवरेज आती है। ये बात क्लियर हो गई आपको? अब अभी और ज्यादा ध्यान से सुनना, अब और गलती होने के चांसेस हैं। DFL के बारे में बात कर रहे हैं, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। DFL मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, हम फाइनेंशियल लिवरेज को नापना चाहते हैं। देखो, फाइनेंशियल खर्चे देने से पहले वाला पैसा कौन सा था, इधर देखो, ये दोनों है फाइनेंशियल खर्चे, इन दोनों को पे करने से पहले वाला पैसा कौन सा था? EBIT। कौन सा पैसा था बेटे? EBIT। तो आप यहां पे फॉर्मूला लिखोगे EBIT। अब एक काम करो, इस EBIT में से, ध्यान से सुनना, इस EBIT में से फाइनेंशियल खर्चों को माइनस कर दो। बताओ कौन, जैसे यहाँ पे फिक्स खर्चे को माइनस कर दिया था, यहाँ फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दो। कौन कौन सी थी? दो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, जल्दी बताओ कौन कौन सी थी दो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट? एक थी इंटरेस्ट, वो माइनस कर दो, और एक थी प्रेफरेंस डिविडेंड अलोंग विद टैक्स। ओके, यानी इस
एक फॉर्मूला को समझाने के लिए सर आप इतनी देर से मेहनत कर रहे थे, यानी ये फॉर्मूला तो हमें 5 मिनट में ही समझ आ जाता क्लास स्टार्ट करते, इस फॉर्मूला तक पहुंचाने के लिए हमें 1 घंटा लगा। मैं आपको बताता हूं कि मैं कैसे इस फॉर्मूला तक लाने के लिए पूरा 1 घंटा लगा के आया हूं। देखो, ईबीआईटी लिखा, अब मुझे ईबीआईटी में से माइनस क्या करना है, बताओ डिनोमिनेटर में माइनस क्या करना है, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट। फिर मैंने आपको समझाया 2 तरह की फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं। कौन कौन सी 2 तरह की फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट होती है बेटे? एक इंटरेस्ट और एक प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर मेरे को ये बताना था कि बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड पे टैक्स चला जाता है पहले, तो उसका इम्पैक्ट भी लेना है, इसीलिए प्रेफरेंस डिविडेंड पे टैक्स का इम्पैक्ट लेना है। अब आप समझ आया? ये मैंने कंसेप्ट नंबर 2 में आपको सिखाया, फिर ये पूरा मैंने कंसेप्ट नंबर 3 में सिखाया, और ये दोनों का नेचर मैंने कंसेप्ट 1 में दिखाया। तब जाके अब मैं कंसेप्ट 4 में आपको ये फॉर्मूला पढ़ा पा रहा हूँ। आई होप अब समझ आ गया होगा। समझ करो कितने बच्चों को समझ आ गया। हमने न्यूमरेटर में क्या रखा, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट देने से पहले वाला पैसा, और डिनोमिनेटर में क्या रखा, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट देने के बाद वाला पैसा। तो हमने ईबीआईटी में से फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट को पे करा। अभी इसमें कुछ मूर्ख बच्चे भी होंगे, वो पता है क्या करेंगे? देखो बेटा, मूर्खता तो सर्वव्यापी है, पूरी दुनिया में हर जगह मिलती है। वो मुझसे पूछेंगे कि सर सर क्या हम ईबीआईटी में से एक काम ना करें? कौन सा काम करें बेटा? वो कहेंगे सर देखो, क्या हम ये नहीं कर सकते कि ईबीआईटी में से डिवाइड कर दें सीधा ईएईएस को, कि ये दोनों पे हो गए? नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो पूरा टैक्स बीच में माइनस हो जाएगा। पूरा टैक्स फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, सिर्फ उतना टैक्स फिक्स्ड कॉस्ट है जो प्रेफरेंस डिविडेंड की वजह से जा रहा है। टैक्स तो अन्य इनकम्स पे भी जा रहा होगा, मेरे लिए पूरा टैक्स थोड़ी ना लेना है, मैंने तो खाली प्रेफरेंस डिविडेंड वाले टैक्स को गिनना है। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड कराते हो ईबीआईटी अपॉन ईएईएस, तो आंसर गलत है। आंसर गलत है बेटा, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे कहीं भी। इसीलिए ऐसा शॉर्टकट मत लगाइए जो मैंने नहीं पढ़ाया। मैं क्यों आपको फॉर्मूला सोचने की शक्ति दे रहा हूँ बेटा? इसीलिए तो दे रहा हूँ ताकि फॉर्मूला गलत ना हो, रटना ना पड़े। दोबारा सुनो, हमने अभी 2 फॉर्मूले पढ़े। हमने दोनों फॉर्मूला में क्या पढ़ा? फिक्स्ड कॉस्ट देने से पहले वाला पैसा डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट पे करने के बाद वाला पैसा। तो ईबीआईटी पहले लिखी, फिर ईबीआईटी में से फाइनेंशियल फिक्स्ड खर्चे पे कर दिए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, सुनो मेरी बात, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें प्रेफरेंस डिविडेंड होगा ही नहीं। मैं अभी एक क्वेश्चन आज भी कराऊंगा जिसमें प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स ही नहीं है, तो फिर ये वाला पार्ट हट जाएगा। फिर बचा क्या? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा पता है आपको? तब फॉर्मूला बन जाएगा डीएफएल इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अब ये शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया, क्योंकि इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टी है ही नहीं। अगर है ही नहीं तो बात ही खत्म हो गई। ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा इफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज मिसिंग इन द क्वेश्चन। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिसिंग है क्वेश्चन में। क्या ये बात भी आपको समझ आ गई बच्चा? क्या ये दोनों बातें आपको समझ आ गई? पक्की बात है? चलो अभी लिखो मत, एक काम करो, रफ पेज पे लिखना जरा फॉर्मूला। समझ आ गई ना? लिखो, लास्ट पेज पे रजिस्टर के लिख के दिखाओ मुझे, ऐसे स्क्रीन पे दिखाना मुझे। करो, लिखो लिखो, मैं बैठा हूँ यहीं, लिखो। लिखने का टाइम बाद में दूंगा, अभी पहले आप बताओ, आपने आपने क्या समझा, अपनी समझ के हिसाब से फॉर्मूला लिखो। इन दोनों का, डीओएल का और डीएफएल का फॉर्मूला लिख के दिखाओ मुझे, कि डीओएल क्या होता है, डीएफएल क्या होता है। जितना अभी क्लास में याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे, मैं ये देख रहा हूँ। पता लग जाएगा ना कितने लोग अटेंटिव हैं, कितने सुस्त हैं। लिखो लिखो। चलिए, प्रियल ने तो लिख लिया, प्रांजल ने भी लिख लिया, सोनाली ने, श्रीकांत ने लिख लिया है, वेरी गुड। प्रियल ने भी लिख लिया है, मानसी ने, आदित्य ने, सुमति ने, वेरी गुड। अर्पिता ने, अंश, सृष्टि, अर्पिता, वेरी गुड।
शाबाश। देखते हैं कितने बच्चों ने ठीक लिखा है। मैं एक बारी आपको फॉर्मूला पे देखो, ऐसे ही लिखा था, EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट अपॉन EBIT माइनस फिक्स कॉस्ट। और यहाँ पे ऐसे ही लिखा था, नहीं कंट्रीब्यूशन आना चाहिए था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आना चाहिए था कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, यानी EBIT। यहाँ पे आना चाहिए था EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 - T। इस तरीके से आपको ये दोनों फॉर्मूला लिखने चाहिए थे। लिख लिए थे आप लोगों ने? वेरी गुड। बच्चे कह रहे हैं हमने अपने आप लिख लिए थे। अब सुनिए, अब अगर मैं इन दोनों को इनटू कर दूं, इन फॉर्मूलाज को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास DCL का फॉर्मूला आ जाएगा। तो देखो DCL कैसे आती है, DOL इंटू DFL, DOL इंटू DFL, DOL इंटू DFL, मल्टीप्लाई करने से आती है। मतलब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, इमेजिन करो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, EBIT से EBIT कट जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, तो मेरा DCL का फॉर्मूला बनेगा कुछ ऐसा, EBIT से तो EBIT कट गया, तो न्यूमरेटर में आ गया कंट्रीब्यूशन अपॉन, नीचे आ जाएगा बेटे EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 - T। ये फॉर्मूला आ जाएगा। मैं थोड़ा साफ साफ लिखूं एक बारी और, साफ नहीं लिखा ना मैंने। नीचे आ जाएगा EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 - T। तो आप इस तरीके से भी फॉर्मूला लिख सकते हो, और किस तरीके से लिख सकते हो बेटे, बोलिए जी। ये बातें आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? इस तरीके से भी लिख सकते हो, और क्या तरीका हो सकता है बताओ, और क्या तरीका हो सकता है? आप कह सकते हो कि सर इसी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि अगर मैं इन दोनों को इंटू कर दूं तो EBIT से EBIT कट जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। ठीक है जी। ये इफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज मिसिंग, ये तब का फॉर्मूला है। कॉपी करिए बेटा आप दोनों, ये तीनों फॉर्मूलाज आप कॉपी करिए प्लीज, लिखिए मेरे साथ साथ, मतलब अपने आप लिखिए जल्दी से। बी क्विक, बी क्विक। मैं यहीं बैठा हूँ, जरा कैमरा हटा लेता हूँ अपना ताकि आपको पूरी स्क्रीन दिखाई दे। करिए बेटे कॉपी इसे क्विक। कर लिए बेटे? चलिए जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। और मुझे उम्मीद है कि इतना कॉपी कर लिया है। जल्दी से ऐसे थम्स अप कर दो अगर कॉपी हो गया तो ऐसे।
जल्दी से जल्दी करिए बेटा, हमें ना इसके क्वेश्चंस भी करने हैं थोड़े आज, दो एक क्वेश्चन भी करेंगे ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा। चलो बेटा क्वेश्चन पे चलो। आइए, बुक्स आप तक पहुंच गई होंगी, बहुतों के पास अभी नहीं पहुंची है मुझे पता है, चिंता मत करें, मैंने आपके बैच में इसका पीडीएफ डाल दिया है। अगर आप अपने बैच में स्क्रॉल करते करते एक जगह कंटेंट के नाम से कुछ होगा, वहाँ चले जाएंगे, ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, आप उस ड्राइव के लिंक पे जाएंगे तो आपको चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं मिला है तो चिंता मत करो, मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, आज टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है ना, उसमें उसमें से मिल जाएगा आपको। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे प्लीज सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? अच्छा एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में मैं एक पार्ट मैं करा देता हूँ, बाकी पार्ट आप कर लेना, ठीक है? आइए देखते हैं, फर्स्ट पार्ट मैं कराता हूँ आपको। वो कहता है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, यानी डीओएल, डीएफएल एंड डीसीएल तीनों निकालनी है, ठीक है? निकाल देंगे जी हम। वो कहता है कंपनी का नाम है एन, प्रोडक्शन है 17,500 और सेलिंग प्राइस है 85, वेरिएबल कॉस्ट है 38, फिक्स कॉस्ट दे रखा है और इंटरेस्ट भी दे रखा है, यानी इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर तो है नहीं। आ जाओ मेरे साथ साथ। अ, वैसे अगर हम चाहें तो एक ही बार स्टेटमेंट बना के तीनों को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे देखिए, यहाँ पर्टिकुलर्स का कॉलम बना दो और फिर ऐसे तीनों कंपनीज के अलग अलग कॉलम बना दो, ठीक है जी? नाम लिख दो सॉल्यूशन नंबर 1 और यहाँ लिख दीजिए स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ लिवरेज, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ लिवरेज, ठीक है जी? चलिए, तो यहाँ लिखिए पर्टिकुलर्स, यहाँ पे नाम लिखिए बेटा कौन कौन था, बिजनेस का नाम एनएसडी, से एमएसडी होता तो अच्छा रहता है ना, एमएसडी एक प्लेयर का भी नाम था। चलिए, अब इधर लिखिए पर्टिकुलर्स में सबसे पहले लिखिए सेल्स, देखिए जी, हमने कितने यूनिट बनाए 17,500, बेचे कितने के 85 के, मल्टीप्लीकेशन आपने करनी है, 17,500 इंटू 85, बताओ बेटा कितना होता है, माइनस करो वेरिएबल कॉस्ट, 17,500 इंटू 38, यही था ना बेटे? जी हाँ 38 माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन कितना है, कितना आ रहा है बेटे? प्लीज बताइए। 822,500, लग रहा है मुझे ही मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ये तो निकम्मे हैं जो बैठे हैं, इतना दुष्ट बैच तो हमने कभी भी नहीं देखा बेटे आज तक, जो इतने सारे सैकड़ों बच्चे हो के भी तुम मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे। ये आया 14,87,500, 17,500 इंटू 38, तो 6,65,000, और ये कंट्रीब्यूशन कितना बचा बेटे? 822 बच रहा है, 822,500, ये आ गया कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी? अब कंट्रीब्यूशन में से पहले माइनस क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट, करेक्ट, फिक्स कॉस्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगी? ईपीआईटी। फिक्स कॉस्ट कितनी थी बेटा हमारी? फिक्स कॉस्ट थी 4 लाख की, तो यहां बचा 4,22,500, अब उसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस हटा दीजिए,
ठीक है जी। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब क्वेश्चन में टैक्स वैक्स तो है नहीं, यही आ रहा है ना बेटा आपका। बताइए जी, कितनी बातें क्लियर हैं आपको सबको। कूल। तो हम ईबीटी तक पहुंच गए, हम यहीं तक ही पहुंच सकते थे इस क्वेश्चन में, इससे आगे नहीं पहुंच पाएंगे। अब उसने हमसे तीन चीजें मांगी है, एक एक करके हम तीनों निकाल देते हैं, ठीक है जी। आइए जरा, पहले उन्होंने हमें मांगा है डीओएल। डीओएल का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी कर दो जी, यानी 8,22,500 अपॉन 4,22,500। फिर आ जाएगा डीएफएल। डीएफएल का मतलब होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर नहीं है। 297, 297,500 था बच्चे कह रहे हैं। ठीक है जी। अब इसको डिवाइड करो, यहाँ कितना आएगा, ईबीआईटी कितना था, 422,500 अपॉन 297,500। और डीसीएल कैसे आएगा बेटे, डीसीएल, डीसीएल आएगा जब कंट्रीब्यूशन को डिवाइडेड बाय ईबीटी कर दोगे। कंट्रीब्यूशन को डिवाइडेड बाय ईबीटी कर दोगे, समझ गए आप मेरी बात। कंट्रीब्यूशन को डिवाइडेड बाय ईबीटी, तो कितना आ गया, 8,22,500 अपॉन 297,500। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई, मैंने क्या कहा। बहुत बढ़िया। तो कुछ बच्चों ने डिवीजन भी कर दी है, 1.945 कर देते हैं राउंड ऑफ करके, 945, ठीक है, 1.42 और लास्ट वाली 2.76, 2.765। मैंने राउंड ऑफ करी है थोड़ी सी, उस हिसाब से आपने लिखी है, ठीक है ना। ड्यूएल अलग आ रहा है एक बच्चे का, वो कह रहा है 1.9467 आ रहा है, 67 आ रहा है, 67 9467 अगर आ रहा है तो फिर राउंड ऑफ अलग होगा बेटे, फिर तो 8 आ जाएगा। चलिए आप जो भी कैलकुलेशन तो खुद कर लीजिएगा, डिवीजन तो आप खुद ही करेंगे बेटा कैलकुलेटर पे। बहुत बढ़िया। बोलिए मेरी बातचीत आपको समझ आ गई, मैंने क्या कहा। हे प्रभु, डिवीजन भी मुझसे ही कराएंगे ये निकम्मे। 8,22,500 डिवाइडेड बाय 297,500 गिव्स, ये कितना आया, 2.7647, 2.765 लिखा है मैंने, ठीक तो लिखा है बेटे। बेटा अगर, अच्छा मैं ये भी समझा दूं, मेरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक बेटा। अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ, जिन निकम्मों ने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं कर रखी है बचपन से, उन्हें ज़रा मैं ये सिखाना चाहूँगा कि राउंडिंग ऑफ कैसे होती है, ज़रा देखो। अगर 2.4 या फिर 2.76 जो भी लिखा है, 2.7647 अगर लिखा है और आगे भी कुछ कुछ है, तो अगर मुझे इसे राउंड ऑफ करना है तो मैं लिखूंगा 2.76। अब ये 4 है, लेकिन 4 के अगला नंबर जो है वो 5 से बड़ा है, तो मैं इसे बढ़ा दूंगा,
और ये राउंडिंग ऑफ करके लिख दूंगा आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चा। हे प्रभु, ये क्या कोई कोटा वोटा का सिस्टम आ गया क्या सीए के कोर्स में? बेवकूफ़ी का कोटा, कि उन्हें भी एडमिशन मिल रहा है डायरेक्ट। ऐसा मत करो यार मेरे साथ, कि इतना भयंकर डाउट ले आओ कि आपसे राउंड ऑफ नहीं हो पा रहा है इस उम्र में। हाँ जी, बाकी सबके लिए क्लियर है इतना? एक बच्चा कह रहा है कि सर क्या टेबल फॉर्मेट में ही करना है, बिना टेबल के नहीं कर सकते? कर सकते हो, टाइम ज़्यादा लगेगा। इस टेबल में पता है फ़ायदा क्या है? मैंने आपको एन लिमिटेड करा दिया, बाकी दो कंपनियां आप ऐसे ही कर लेना, जल्दी हो जाएंगी। मतलब बार बार चीज़ें लिखनी नहीं पड़ेंगी, बार बार ये सब नहीं लिखना पड़ेगा ना, ये कंटेंट एक ही बार लिखना पड़ेगा। फिर बस सिर्फ आपको जो फिगर्स हैं वो लिखनी है, टाइम बचेगा। अदरवाइज ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इसी फॉर्मेट में करना है, आप जैसे मर्जी करो, आंसर ठीक होना चाहिए। अच्छी बात यह है एफएम में कोई फॉर्मेट नहीं है भैया, ये अकाउंटिंग नहीं है। यहाँ पे कोई डिजिटली कोई आपके लीगलाइज्ड फॉर्मेट नहीं है, आपने ठीक किया होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। होमवर्क के लिए अलग नोटबुक बना सकते हो, पर जैसे यहाँ पे 2 कॉलम मैंने खाली छोड़े, तो ये वाला होमवर्क यहीं कर देना, इसके लिए अलग होमवर्क मत बनाना। ठीक है, एक क्वेश्चन और करें बेटा। चलिए आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1 के बाकी दोनों पार्ट होमवर्क छोड़ दूँ ना बेटे? कर लोगे ना? बोरिंग हो जाएगा उन्हें कराना। कर लोगे ना आज ही? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे अब आराम से पढ़ना, ये मज़ेदार क्वेश्चन है, थोड़ा मज़ा आने वाला है। देखो, वो ये कहता है कि हमारी इक्विटी कितनी है, इतने रुपए की इक्विटी है, 10 रुपए का एक शेयर है। तो यहीं पर ही ब्रैकेट में आप मुझे बता दो कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होंगे। तो 6,55,000 शेयर्स होंगे जरूर, 10 रुपए वाले, तभी तो ये फिगर आई है बेटा। अगर ये फिगर आई है तो इसका मतलब है कि 6,55,000 शेयर्स इंटू ₹10 होगा। क्या ये बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? पक्की बात है? बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं जी। अब अगर हम ये कहते हैं 12% बॉन्ड्स ऑफ ₹100 ईच, तो ये तो हमें इक्विटी शेयर्स पता लग गए। मैं यहाँ पे इसका इंटरेस्ट निकालना चाहूंगा, कोई मुझे बताएगा इसका इंटरेस्ट कितना होगा? देखो, इस फिगर का 12% निकालना, जरा निकालो जरा। 60,91,400 का 12% कितना आता है? ₹730968। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया हमारा, है ना? अब वो कहता है सेल है इतने की, फिक्स्ड कॉस्ट है इतने की, फाइनेंशियल लिवरेज दे रखा है। अच्छा, अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें फाइनेंशियल लिवरेज उसने पहले ही दे दी है, और आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में भी प्रेफरेंस शेयर है नहीं। अब यानी ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिवर्स जाएगा, आराम से समझना, मैं आपको सब कुछ कराने वाला हूँ। पहले आप मेरे साथ इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए बेटा, सॉल्यूशन नंबर 2, मैं आपको एक क्वेश्चन में बता दूं कि हमेशा ऐसे क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट सही समय पे बना लेना ही समझदारी की बात है। अगर आपने इनकम स्टेटमेंट सही बना ली तो आपके लिए आधी बातें वैसे ही आसान हो जाएंगी। ठीक है जी, यहाँ लिख दीजिए पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिख दीजिए अमाउंट इन रुपीस, और यहाँ पे लिख दीजिए ऊपर इनकम स्टेटमेंट। क्योंकि ना जो जो चीज़ें मिसिंग है वो अपने आप ही सामने आ जाती हैं इनकम स्टेटमेंट लिख देने से। थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं। देखिए बेटा, ज़रा जल्दी से देखिए, आप मुझे बताइए हमारी सेल्स कितने की थी? तो आप बोलोगे 111 लाख रुपए की थी, है ना? 111 लैक्स थे ना? जी हाँ, 111 लाख रुपीस। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से बोलता हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट कितने की थी, तो अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन कंट्रीब्यूशन कितने की थी वो भी अभी नहीं पता। फिर बताओ कि फिक्स्ड कॉस्ट कितने की थी, वो शायद पता है हमें। देखिए, हमें फिक्स्ड कॉस्ट पता थी, सेल पता थी, सेल और फिक्स्ड कॉस्ट हम लिख देते हैं 7,15,000। तो अब हम आ गए ईबीआईटी पे। अब ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस होगा, इंटरेस्ट कितना माइनस होगा?
60,91,000, 60,91,400 का कितने परसेंट का 12%, 730,968, 730,968। ठीक है जी। अब ये आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स रेट माइनस हो जाएगा। टैक्स का रेट कितना है बेटा? 30%। तो हम अर्निंग आफ्टर टैक्स पे पहुंच जाएंगे। क्या आपको यहां तक इनकम स्टेटमेंट के बेसिक्स पता लग रहे हैं बेटे, कि बेसिकली अभी तक हमने क्या क्या बात की है? अब मैं आपको एक छोटे से फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा, वैसे अगली क्लास में इसे डिटेल में समझाऊंगा, अभी समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, मुझे ये क्वेश्चन फिनिश करना है, क्योंकि मुझे पता है आपकी इमीडिएटली अगली भी क्लास है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट समय लेते हुए इसे समझाता हूँ। एक फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो का, वैसे शायद कुछ बच्चों ने जूनियर क्लासेस में कभी पढ़ भी रखा हो, बट नेक्स्ट क्लास में अभी आप मत लिखो, मैं नेक्स्ट क्लास में ही लिख पाऊंगा, मत लिखना। एक फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो का, ठीक है? चलो मैं भी नहीं लिखता, बस इसका नाम लिख के छोड़ रहा हूँ, मैं बस इतना बता रहा हूँ। देखो, वर्किंग नोट नंबर 1, एक फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का मतलब होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसका मतलब होता है कि कंट्रीब्यूशन कितनी होगी सेल्स के ऊपर, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, इसका मतलब होता है पीवी रेशियो। अब इस क्वेश्चन में ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? बस अभी आप इतना समझो कि इस क्वेश्चन में हमें पीवी रेशियो पता है 25%। इसका मतलब हमें ये बात पता है कि जो कंट्रीब्यूशन है वो 25% है। पीवी रेशियो होने का मतलब ये होता है कि कंट्रीब्यूशन 25% है सेल का, तो सेल्स का 25% निकाल दो, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 1 लाख, मतलब 1 करोड़ 11 लाख का 25%, कितना बन गया बेटा ये? बोलिए। यानी कि अगर हम इन दोनों को इंटू कर देते हैं तो कितने परसेंट आ जाता है हमारे पास? इंटू करो जल्दी जल्दी कैलकुलेटर पे। 2775, 27,75,000। तो वेरिएबल कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर से कितनी आ गई, वो भी निकाल लीजिए इन दोनों फिगर्स को माइनस करके। करिए 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 जल्दी सब्ट्रैक्ट। हे प्रभु, 83,25,000। ठीक है जी। तो आप देखिए इन दोनों को माइनस कर दीजिए, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, आपके पास ईबीआईटी आ जाएगा। बताइए, 20,60,000। अब उसमें से इसे माइनस कर दीजिए 7,30,968 को, तो आपके पास, अच्छा देखिए, लेकिन इस क्वेश्चन में एक बात रुकनी पड़ेगी आपको, 1 मिनट रुकना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना एक प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? क्योंकि इस क्वेश्चन में डीएफएल गिवन है। अब डीएफएल वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही, हमें वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो वेरीफाई नहीं हो रही तो उसका मतलब मिसिंग इंटरेस्ट भी होगा क्वेश्चन में। एक बारी अभी के लिए मैं लिख देता हूँ, अभी आप आंसर कॉपी मत करो बेटा, प्लीज मत करो, अभी आंसर कॉपी मत करो, मैं आज आधा समझा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास पूरा समझाऊंगा इसे। आप पहले इन दोनों को माइनस करके मुझे ये बताइए कि कितना आता है। आप ये कहेंगे 13 लाख, अभी कॉपी मत करो, मैं नेक्स्ट क्लास में समझाने वाला हूँ ये पूरा। 13,29,032। अब जरा एक बार इन दोनों को डिवाइड करके बताना डीएफएल कितना आ रहा है आपकी डिवीजन से। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो तो डीएफएल कितना आ रहा है आपके पास? अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो तो डीएफएल कितना आ रहा है? 1.55। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 1.55, यानी मैच कर रहा है हमारा डीएफएल, यानी हमारा डीएफएल मैच कर रहा है। 1.549 आ रहा है तो 1.55 ही होता है। तो इसका मतलब कोई मिसिंग इंटरेस्ट नहीं है, हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है। आपको समझ आया हमारा क्वेश्चन ठीक कैसे चल रहा है? हमने डीएफएल कैलकुलेट करके भी रीचेक कर लिया। अब इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे। टैक्स कितना होगा बेटा इसका? 30%, बताइए। तो एक बच्चे ने बताया कि इसका 30% हो जाएगा 3,98,710 रुपीज़। अब वो भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो मुझे बताइए अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना होगा?
हाँ जी, मैं ही कैलकुलेटर उठाऊं अपना। 930, 320, 930, 322, ये आ गया हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स। उन्होंने हमसे क्या क्या पूछा है, अर्निंग पर शेयर भी पूछा है बेटा एंड में। ये दोनों तो आसानी से निकल जाएंगे। अर्निंग पर शेयर में पता है क्या करोगे, सुनो पहले, थोड़ी देर सुन लो बेटा। ये आया अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स में से इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं, तो सीधा कौन आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ई ए ई एस, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर। ये सेम अमाउंट आ जाएगा और इसे डिवाइड बाय कर दो नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे वो भी हमने निकाला था शुरू में, 655,000। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, आपके पास ईपीएस आ जाएगा 1.42। अब आप इसे कॉपी कर लीजिए स्टेटमेंट को। मुझे पता है कि थोड़ी स्पीड में मैंने पढ़ाया है, अभी आपको कुछ बातें इसमें नहीं समझ आई होंगी। जैसे पीवी रेशियो के बारे में लॉजिक नहीं दिया मैंने आपको, बस फॉर्मूला बता दिया कि पीवी रेशियो का मतलब है कि अगर पीवी रेशियो 25% है तो इसका मतलब है कि सेल में से 25% हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। फिर फिक्स कॉस्ट गिवन थी, इंटरेस्ट गिवन था, माइनस करते गए। हमने इन दोनों को डिवाइड करके चेक भी कर लिया कि DFL 1.55 आ रहा है, आ भी रहा था। फिर प्रेफरेंस डिविडेंड 0 था तो EAS आ गया, उसे डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स किया तो EPS आ गया। ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट हमने बना दी। बोलिए मेरी बातें आपको क्लियर है मैंने क्या कहा? बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन ने हमसे तीन चीजें मांगी हैं, एक तो हम निकाल ही चुके हैं, बाकी दोनों को लिख देते हैं जरा जल्दी जल्दी। देखिए पहली चीज क्वेश्चन ने हमसे क्या मांगी है, पहली चीज मांगी है ऑपरेटिंग लिवरेज। आप मुझे बताइए बेटा ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है आपके लिए? आप बोलेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। बताइए जी, कंट्रीब्यूशन होता है 27,75,000 और EBIT होता है 20,60,000। अब आप इन दोनों को डिवाइड भी कर दीजिएगा। सेकंड है कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, यानी 27,75,000 अपॉन EBT। EBT हो गया 13 लाख, 29,032, 1.347, 2.087 और थर्ड है EPS। और EPS हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं 1.42 पर शेयर। अभी बहुत बहुत सारा डिस्कशन बाकी है बेटे इस चैप्टर में। अभी तो मैंने बस आपको प्रिलिमिनरी क्लास एक दी है, बहुत छोटी सी दो बातें, तीन चार कंसेप्ट छोटे छोटे सिखाए हैं, फोर्थ कंसेप्ट भी अभी पूरा नहीं सिखाया। तो आप स्ट्रेस ना लें, मैं आज होमवर्क नहीं दूंगा ज़्यादा कोई, खाली मैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको करने के लिए बोलूंगा कि घर पे आप क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कर लीजिएगा, कर लेंगे आप? बिल्कुल भी परेशान ना हो उसके लिए। कॉपी कर लिया बेटे आपने? बोलिए जी, इतनी बातें क्लियर हैं आपको, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, इसे कंप्लीटली पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन 2 ट्राई कर लीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, और तब हम डिटेल में इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे आगे और अच्छे से। ठीक है बच्चा, क्लियर है? शाबाश, आई विल सी यू टुमारो।
बस क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 पढ़ लेना।